भी स्टडी किया, फिर हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी पढ़े जिसको हम पेडिग्री के थ्रू तो नहीं पढ़ सकते, बट यस बाय द पॉपुलेशन जेनेटिक्स वी आर एबल टू स्टडी दैट, हम उसको डील कर सकते हैं, दैट इज हार्डी-मीन इक्विलिब्रियम अप्लाई करके हम उसका फ्लक्चुएशन स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव कंप्लीट हो गया, राइट। काइमेराज आर दी, काइमेरा वर्ड एक्चुअली बेटा इज डिफाइंड एज द फ्यूजन, जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उन्हें हम काइमेराज कहते हैं, राइट, दी हाइब्रिड प्रोडक्ट, बट सोमैटिक म्यूटेशन से ये जनरेट होते हैं, राइट। तो काइमेराज आर प्रोड्यूस ड्यू टू सोमैटिक म्यूटेशन। एक क्वेश्चन होगा पीछे पैकेज में काइमेराज के बारे में, राइट। एक्चुअली आप जोलॉजी में पढ़ते हो, जब आप इसमें डॉली शिप के बारे में पढ़ोगे वहां पे वर्ड पढ़ोगे स्पेसिफिकली काइमेरा, राइट, एज अ प्रोडक्ट फॉर दी सोमैटिक म्यूटेशंस के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट कहा जाता है, राइट। तो उसे हम डिफाइन करते हैं एज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट, वी कैन नेम इट एज, फाइन, राइट। और कोई डाउट सबसे पहले, राइट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तक कंप्लीट कर लिया था, have we completed that part in the previous class, right? Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome, Friedreich syndrome, राइट। तो वो वाला पार्ट शायद हमारा कंप्लीट हो चुका था ना, यस, गुड, ओके। तो सबसे पहले बेटा आपके डाउट्स, राइट, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड योर डाउट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हैं क्लास में, राइट, ताकि हम फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस स्टार्ट करके टॉपिक को फिनिश करते हैं, राइट। हाँ जी, तो सबसे पहले बच्चे आपकी तरफ से क्या क्या स्पेसिफिक डाउट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, या ऐसा कोई टॉपिक जो अभी भी क्लियर ना हो, राइट। वो वाला, अच्छा, एक लीथल जीन का टॉपिक स्लाइड में नहीं था, आई होप मैंने करा दिया था आपके बैच में ना, लीथल जीन वाला लिखवा दिया था पूरा अच्छे से, राइट। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि एमआर के बैचेस ज़्यादा है तो इसी वजह से आई जस्ट हैव टू रीकैप यू फ्रॉम पीपल कि वो हो गया था, यस, ओके, गुड, दैट्स ग्रेट, राइट, ओके गाइस। सो यहाँ तक का सब कुछ डन, अच्छे से डन, ओके। अब आते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, राइट। वाइंड अप करते हैं, फिर उसी के बाद आपका चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, राइट। और क्वेश्चन कितनों के हो गए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड विद द क्वेश्चंस? Yes guys, how many of you have been completed with the questions from the package? Okay, राना के हो चुके हैं, और complete नहीं किए अभी questions? Only one student in the class, right? And the rest people done, half done. Okay, Abhishek, half done. Kushagra done. Level 2 के थोड़े बचे. Okay, Zisha, fine. Set B last 3 pages left due to school exam. Okay, Rajun, almost completed, Avishka. Good, so only half. Okay. राइट, सो आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन कराऊंगी भी मैं, राइट, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, राइट, ओके गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अभी तक बच्चा हमने इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ा, वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर डीएनए इनहेरिटेंस, राइट। डोंट नो राना, दैट्स अ मिथ बाय द पीपल, राइट, बाय वुमेन, एक्चुअली इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन मेल, right, but it's been the societal trait, we can say, right, as the thinking of the society that woman is being blamed for the woman children, for the girl child, right, but woman has no control over it, it generally it only depends on the sperm, ये sperm पे ही depend करता है that the sperm is of the Y or the X is going to come up and cause the fertilization, right. So that's just a myth, we can say, or a complete, we will say, imbalance in the mind of the person, right, who are stating these things. I can state only that line for them, राइट, ओके गाइस। सो अब आते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे। तो अभी तक हमने बच्चे जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा, मॉर्गन इनहेरिटेंस पढ़ा, हर चीज इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, वो हमने सब कुछ पढ़ा, वो न्यूक्लियर डीएनए के हिसाब से पढ़ा कि जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है सेल का, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग्स में पढ़ा, राइट। बट हमें ये भी ध्यान था कि हमारे पास सिर्फ डीएनए न्यूक्लियस में नहीं होता यूकेरियोटिक सेल में, ओके फाइन, प्रोकैरियोट में होता है, नो वरीज टू दैट, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर हम लेके चलते हैं कि यूकेरियोट्स में डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होता, उसके अलावा यूकेरियोट्स में डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, और यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। यू विल रिगार्डेड एज एम्प्टी डीएनए, यू आल्सो रिगार्डेड एज अ सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए को सीपी डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एम्प्टी डीएनए। नाउ अब हमने कहा जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए का यूनिट मिल रहा है, राइट, वो बेसिकली हमारे पास कैसे इनहेरिट करता है। तो पहले दिमाग में बिल्कुल वैसे ही करता होगा जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जैसे नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए का इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हमने एक टर्म यहाँ पर सोचे कि न्यूक्लियर डीएनए के इनहेरिटेंस में जीन्स कमिंग फ्रॉम द फादर एंड द मदर बोथ काउंटर पार्ट से आगे, फिर उसके बाद वो आगे ट्रांसमिट होता है बाय यूजिंग द मेंडेलियन ट्रेट एनालिसिस को यूज करके। लेकिन जब हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा,
राइट, वी गेट अमेज्ड टू नो दैट कि उसके अंदर फादर पेरेंट इज हैविंग नॉट अ सिंगल ट्रेट, राइट, फादर पेरेंट का कोई कंट्रोल होता ही नहीं है उसके ट्रांसमिशन के अंदर कैरेक्टर के, राइट। तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन जो कंट्रोल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट डीएनए से, उसका ट्रांसमिशन सिर्फ मदर से प्रोजेनी में हो रहा है, राइट। सो गाइस टेल मी, इफ द ट्रांसमिशन इज occurring फ्रॉम मदर टू प्रोजेनी ओनली, are we talking about a biparental transmission or a uniparental transmission? हम कौन से ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं? यूनिपेरेंटल, वेरी गुड, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिपेरेंटल ट्रांसमिशन, दैट फ्रॉम द सिंगल पेरेंट द ट्रांसमिशन इज गोइंग टू हैपन इन दी प्रोजेनी में होगा, राइट। अब अगर मैंने यूनिपेरेंटल ट्रांसमिशन को डिफाइन किया तो आई कैन ऑल्सो नेम इट एज maternal inheritance and it is part of the cytoplasmic gene, so that is why we name it as the cytoplasmic inheritance, right? So we simply name it as cytoplasmic inheritance, maternal inheritance, and also we just regard it as the uniparental inheritance की तरह में से regard करें, right? And this all set of genes, terminology बहुत ध्यान से, all set of genes which are present in on mitochondria and chloroplast, जितना पूरा set of gene लेके चलो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट है, उसे आप नाम देते हो प्लाज्मा जीन्स। व्हाट यू नेम दैट एज द साइटोप्लाज्मिक जीन्स, और यू कैन सिंपली रिगार्ड देम एज द प्लाज्मा जीन्स। प्लाज्मा जीन्स कहने का मतलब वो जीन्स जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मॉनिटर करेंगे, जो मैटरनल इनहेरिटेंस को मॉनिटर करेंगे, हु आर गोइंग टू मॉनिटर द इनहेरिटेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीन्स और द क्लोरोप्लास्ट डीएनए जीन्स फ्रॉम मदर टू प्रोजेनी, राइट। अंडरस्टूड यहाँ तक का पॉइंट? क्लियर एवरीवन? राइट, तो यूनिपेरेंटल का मीनिंग समझ आ गया अच्छे से, राइट। अब इसी की ही केस स्टडी लेके चलते हैं। ओके एवरीवन, गिव मी अ सेकंड। Now cytoplasmic inheritance we will see. हमने कहा inheritance of cytoplasmic DNA other than nuclear DNA, that is mitochondrial DNA and chloroplast DNA inheritance, which is regarded as the uniparental inheritance, also called maternal inheritance, as the mtDNA or cpDNA of mother has to be transmitted to progeny and father has no role in that. father का कोई रोल नहीं होता, ट्रांसमिशन मदर से जो होता है cpDNA और mtDNA का होता है, right? Manshika, today itself, right, today we are going to end up the chapter on hardly 15-20 minutes and then we will start with the new chapter से start करेंगे, right? Okay, तो अब ये सबसे पहले जो स्टडी किया गया था, फर्स्ट टाइम इट वाज स्टडीड बाय कार्ल कॉरेंस, राइट। कार्ल कॉरेंस का क्या कंट्रीब्यूशन था इसके अलावा? इससे पहले कार्ल कॉरेंस का हमने क्या कंट्रीब्यूशन पढ़ा था फटाफट से? यस एवरीवन, कार्ल कॉरेंस के बारे में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी गुड। उसी के अलावा एक और चीज कार्ल कॉरेंस के नाम पे पढ़ी थी हमने, right? Remember the name of the 3 scientists who revisited the Mendelian work? Yes, very good son, right? Work of the Mendel, who revisited the Mendelian work and come up with the character कि कार्ल कॉरेंस ने उनके principles को किसकी shape दी थी? Give the shape of the law, principles को law की shape दी थी, right? There he defined the complete, उन्होंने तब define किया था वहाँ पर किस तरीके से Mendelian laws बनाए गए, राइट। तो कार्ल कॉरेंस ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा, साइटोप्लाज्मिक मेनली प्लास्टिड इनहेरिटेंस को उन्होंने स्टडी किया। When he was studying about the leaf color inheritance in Mirabilis jalapum, right? Mirabilis jalapum, remember 4 o'clock plant, right? तो 4 o'clock plant के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली किसको पढ़ा है? यहाँ पर प्लास्टिड के इनहेरिटेंस को। बहुत ध्यान से इसका एक्सपेरिमेंट समझना, क्योंकि इसी के बेसिस में मैं आगे भी इसके पूरे रूल्स पढ़ाऊंगी। हमने कहा हमारे पास मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट इज बीइंग फ्यूज्ड विद द फीमेल पेरेंट, right, where the male parent has a white leaf, right? White leaf का मतलब which are variegated in nature, when the leaf has the whole chlorophyll content empty up, right? In that condition we define that as the white leaf। और फीमेल के पास कौन सी प्रेजेंट है? ग्रीन। नाउ तो जाइगोट के पास क्या होना चाहिए था? ग्रीन और व्हाइट है अगर, तो हमारे पास उनका ट्रेड, उनके इंटरमीडिएट आना चाहिए था। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता, अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो मेरे पास ग्रीन लीफ आता, राइट। और मुझे बाय डिफॉल्ट जाइगोट के अंदर क्या मिला? ग्रीन लीफ ही मिला,
राइट, अगर मुझे ग्रीन लीफ मिला तो मुझे पहले पता है क्या लगा, इस फर्स्ट क्लॉज के बाद आई गॉट टू नो कि अगर व्हाइट लीफ है तो स्मॉल जी ले लिया, ग्रीन लीफ है तो कैपिटल जी ले लिया, आगे की प्रोजेनी तो कैपिटल जी स्मॉल जी आती है, मींस आई एम गेटिंग द ग्रीन लीफ, दैट्स फाइन, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मेंडल जैसा जा रहा है, इसमें क्या नया हुआ? हमने कहा चलो अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स इन सेंस, उन्होंने सेकंड ट्रायल क्या बनाया, ग्रीन लीफ ली फादर की और मदर की क्या ली, व्हाइट लीफ। राइट, अब जब ग्रीन लीफ फादर की ली और मदर की व्हाइट लीफ ली, मदर के पास व्हाइट लीफ थी जो मदर प्लांट लिया, तो अगर मेंडलिज्म लगता तो टेल मी गाइस कौन सा कलर आना चाहिए था, व्हाट शुड बी द ट्रेट व्हिच शुड अपीयर इन द प्रोजेनी, मेंडलिज्म करेक्ट ट्रूज। राइट, अगर करेक्ट ट्रू, अगर वो करेक्ट हो जाता तो ग्रीन आता ना हमारे पास, लेकिन मुझे रिजल्ट मिला क्या, आई गॉट अमेज्ड टू नो कि मुझे रिजल्ट व्हाइट मिल रहा है। राइट, और व्हाइट क्यों मिल रहा है मुझे रिजल्ट, क्योंकि एक्चुअली तो मैंने ये समझा ना कि जो लीफ के कलर को देने के लिए, पिगमेंट बनाने के लिए जो जीन प्रेजेंट है, वो जीन किस पे होना चाहिए, एम्प्टी डीएनए पे होना चाहिए। अगर एम्प्टी डीएनए पे जीन नहीं है, इसका मतलब उसकी खुद की बॉडी में वो कलर आपको नहीं दिखेगा। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां जो मुझे मिलेगा कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में, राइट, वी गेट दैट लीफ इज गोइंग टू बी व्हाइट इन कलर। राइट, क्यों, क्योंकि उसके पास वो बनाने के लिए स्पेसिफिक जीन है ही नहीं। इज इट फाइन एवरीवन, अब समझ आया डिफरेंस यहाँ तक, राइट गाइस? राइट, अच्छा, अब हमने उसके बाद सेकंड ट्रायल यहाँ पर लिया। राइट, वी से द सेकंड ट्रायल इज ग्रीन लीफ को फ्यूज करा दिया येलो लीफ, येलो लीफ इज अ क्लोरोटिक लीफ, क्लोरोसिस याद है, क्लोरोसिस लैक ऑफ क्लोरोफिल। राइट, तो क्लोरोटिक लीफ के साथ है, जहाँ पर क्लोरोटिक वेन्स और विंगलेट्स है उसके पास, that has been selected as a female parent। अब अगर मैंने इनके बीच में क्रॉस किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए था, डोमिनेंट तो ग्रीन है ना, तो कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से ग्रीन कलर आना चाहिए था, बट वी गेट टू हैव दी येलो लीव्स। राइट, और जो मुझे यहाँ पर ये येलो लीव्स मिली है, येलो लीव्स ने शो कर दिया है कि जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, राइट, दैट इज गोइंग टू हैव द ट्रेट सिमिलर टू दैट ऑफ दी। राइट, समझ आया पॉइंट, यार मदर के बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास सेम होगा। राइट, फादर का ट्रेट कुछ भी हो डजंट मैटर, मदर के जैसा ही एग्जैक्टली ट्रेट होगा। राइट, फिर उसी के बाद जब हमने कहा नेक्स्ट टर्म हमने यहाँ पर कराया, राइट, दैट द ग्रीन लीफ हैज बीन टेकन एंड अनदर वन वेरीगेटेड लीफ हैव बीन टेकन फॉर द मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट के लिए वेरीगेटेड लीफ ले ली और ग्रीन लीफ ले ली मेल पेरेंट के लिए। राइट, तो अब उस कंडीशन में हमने कहा जो फ्लावर प्रोड्यूस होगा, राइट, वो कैसे होगा, जिसके पास वेरीगेटेड लीव्स है उसके पास जो तीनों फ्लावर बनाने की एबिलिटी है, तीनों टाइप की सॉरी लीफ बनाने की एबिलिटी है, तीनों टाइप की लीफ बनाने की एबिलिटी है, इसका मतलब जो हाइब्रिड प्लांट बनेगा जिसके पास मदर वाले जीन जाएंगे, राइट, वो ऑन द मिक्सिंग कैन ईदर रिजल्ट इन सम टाइम ग्रीन, बेसिकली हमें क्या मिलेगा, वेरीगेटेड, सम एज अ ग्रीन एंड सम एज दी येलो। राइट, तो मुझे सब कुछ यहाँ पर ट्रेट मिल जाएगा अगर मुझे वेरीगेटेड लीफ कलर दिया गया तो। राइट, सो ऑन दैट बेसिस हमें इतना समझ आ गया कि अगर मेल के पास आपका कोई भी ट्रेट क्यों ना हो, अगर वो ट्रेट सेम फीमेल के पास है या फिर उससे एडवांस है या उससे प्रिमिटिव है, तो बेसिकली द इनहेरिटेंस डिपेंड ऑन दैट ओनली, इनहेरिटेंस उसी पे स्पेसिफिकली डिपेंड करता है। राइट, इज इट फाइन एवरीवन, कंप्लीट? यस, ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। मैटरनल इनहेरिटेंस का मीनिंग, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है हमारे पास। ओके, जस्ट नाउ, फिर उसके बाद हमने कहा द जीन्स व्हिच आर बीइंग कंट्रोलिंग द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसलिए नाम दे दिया प्लाज्मा जीन्स। राइट, और उसी के साथ साथ जो हमारे पास मेन जो यहाँ पर मेन प्लाज्मा जो हमारे पास प्लाज्मा जीन्स है, हम प्लाज्मॉन्स का नाम भी देते हैं, एंड प्लाज्मा जीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू, वन इज डिफाइंड एज, पहले को डिफाइन किया हमने प्लाज्मॉन्स एंड दूसरे को डिफाइन किया जीन इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अब ध्यान से समझना, प्लाज्मॉन्स मेरे पास वो सारे सेट ऑफ प्लाज्मा जीन्स हो गए, अगर उनमें से कुछ प्लाज्मा जीन प्लास्टिड में मिलते हैं, कुछ प्लाज्मा जीन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, जो प्लाज्मा जीन प्लास्टिड में मिलते हैं उन्हें हम बेसिकली नाम देते हैं, वी जस्ट नेम इट एज प्लास्टोम्स, PALSTOMS, राइट, प्लास्टोम्स and
ओके, प्रीति को दिया वापस। यस, वही मैं लिख रही हूँ, एक मिनट रुको जरा। Okay, so plastomes and chondriomes फाइन। राइट, तो हमने कहा हमारे पास जो सबके सब प्लाज्मोन्स हैं, प्लाज्मोन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज कॉल्ड एज अ प्लास्टोम्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रियोम्स। एवरीवन अंडरस्टूड? अब क्लियर हो गया है? यहाँ तक वर्ड क्लियर है? यहाँ तक? अब आ जाओ इसकी एग्जाम्पल पे। राइट, okay, now is it being fine everyone? ध्यान नहीं है? राइट, एंड उस टाइम स्क्रीन शेयर हुई थी, ये विजिबल था पेज? एंड अभी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? एम आई ऑडिबल? Yes, okay, good. Okay guys, so अब प्लाज्मा जीन समझ आ गया? राइट, ऑल टुगेदर प्लाज्मा जीन्स आर कॉल्ड एज अ प्लाज्मोन्स, जिसके हमने अंदर दो चीजें बना दी। वन इज कॉल्ड एज दी कॉन्ड्रियोम्स। कॉन्ड्रियोम क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है ना कॉन्ड्रियोसोम्स। राइट, इसी के बेस पर प्लास्टिड्स के लिए प्लास्टोम्स। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। अब मैं एक एग्जाम्पल पे आऊंगी और ये सबसे अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर कर लेना ताकि ये पॉइंट सबको क्लियर हो जाए। एवरीवन जस्ट मेक इट वेरी मच क्लियर इन माइंड, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल क्लॉज आप अभी करने वाले हो खुद। आई टेक वन एग्जांपल, कॉइलिंग ऑफ अ स्नेल शेल। स्नेल शेल मैंने लिया है यहाँ पर। राइट, वो हमारे पास हमें कंसिडर करना है। टू लाइन बिफोर प्लाज्मा जीन्स। ये बेटा जीन कंट्रोलिंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर बीइंग प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, हेंस कॉल्ड प्लाज्मा जीन। सम टोटल ऑफ प्लाज्मा जीन इज कॉल्ड प्लाज्मोन्स। और ऊपर चार्ट पे देखो आया होगा कुणाल, right? Plastomes, PALSTOMS and chondriomes all together comprises plasmodes. ठीक है, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर मैं एग्जांपल इसके अंदर स्टार्ट करती हूँ बच्चा। कॉइलिंग ऑफ द स्नेल शेल। स्नेल के जो शेल होता है, स्नेल का जो ऊपर का सबको पता है ना, स्नेल में शेल जो प्रेजेंट है एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के अंदर। Right, they have the two type of coiling, right-handed or left-handed coiling, which is called as a dextral or sinistral coiling, जिसे हम define करते हैं। इसमें से डेक्स्ट्रल कॉइलिंग जो होती है हमारे पास वो डोमिनेंट होती है, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग जो होती है हमारे पास रेसेसिव होती है। ठीक है, कंडीशन ध्यान से, क्रॉस सबका साथ साथ बनता चला। अब मैंने कहा ये जो मेरे पास डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है, राइट, इसके अंदर व्हाट आई सेड, मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि आई हैव टेकन द वन पेरेंट जिसको मैंने मेल पेरेंट लिया जिसमें डेक्स्ट्रल कॉइलिंग थी, फीमेल पेरेंट के अंदर मैंने सिनिस्ट्रल कॉइलिंग कंसिडर की। राइट, मैंने वापस प्योर लाइन पेरेंट लेके चली, प्योर लाइन पेरेंट के मैंने क्रॉस करने शुरू कर दिए।
तो मेरे पास कैपिटल डी का क्रॉस स्मॉल डी से आ गया, तो F1 प्रोजेनी कैपिटल डी स्मॉल डी आ गया, सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस चल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, भले इसके पास जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी आया था, लेकिन इसके मदर के पास जीनोटाइप स्मॉल डी था। मीन्स कि अब मैं एक लाइन ध्यान सुनना इस लाइन को, मीन्स द phenotype ऑफ progeny is not controlled by genotype of its own but controlled by genotype of its mother, right? तो मदर का जीनोटाइप कंट्रोल करेगा प्रोजेनी का क्या फिनोटाइप आएगा उसके बेसिस पे, राइट? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसे डिफाइन कर दिया कि मदर का ये प्रॉपर्टी मुझे ये डिफाइन करेगा, तो मीन्स अगर भले इसके पास कैपिटल डी स्मॉल डी आपने दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी को फिनोटाइप नहीं देगा। इसका जीनोटाइप तो एक्चुअली में है क्या, स्मॉल डी और स्मॉल डी नाउ गिव द फिनोटाइप एज सिनिस्ट्रल। लाइन सबको क्लियर हुई, राइट? स्मॉल डी हमें यहाँ पर देगा व्हिच इज कॉल्ड एज द सिनिस्ट्रल, जिसे हम डिफाइन करते हैं। तो अब मैंने कहा यहाँ पर कि मेरे पास F1 प्रोजेनी डेक्स्ट्रल होना चाहिए था, बट आई वॉन्ट गेट F1 प्रोजेनी एज सिनिस्ट्रल इन नेचर। लेट अस सपोज मैंने F1 की सेल्फिंग करी, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विद कैपिटल डी स्मॉल डी, दोनों का मेरे पास क्या कैरेक्टर है वो नहीं, बेसिकली जीनोटाइप देखो। अब मैं अगर F2 प्रोजेनी बनाती हूँ तो F2 प्रोजेनी मेरे पास आ गया कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, लेकिन हर एक कोई किसकी तरह बिहेव करेगा, राइट? सारी प्रोजेनी के जीनोटाइप इसकी मदर से डिनोट करे जाएंगे ना, इसकी मदर का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, ग्रैंड मदर से नहीं, इसकी पर्टिकुलर मदर से, राइट? इस जनरेशन की तो कैपिटल डी स्मॉल डी, राइट? अब सबको अगर कैपिटल डी स्मॉल डी से प्रिपेयर कर दोगे तो ये सारे के सारे किसके इक्विवेलेंट हो गए, कैपिटल डी स्मॉल डी। और कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है, समझ आया थोड़ा, राइट? अब मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले कोई डाउट बेटा, किसको क्लियर हुआ ये सब कुछ जितना मैंने अभी बोला? Once more, yes, I'm dealing it once more, right? और बहुत ध्यान से फिर से सुनना। I said बच्चा cytoplasmic inheritance is not similar to Mendelian inheritance. Why so? Because genotype of the progeny is not a controller of its phenotype. Rather, right, genotype of progeny is equivalent to the genotype of the mother. राइट, तो जीनोटाइप प्रोजेनी का कुछ भी आए डजंट मैटर, लेकिन आपको मदर का जीनोटाइप पता होना चाहिए। मदर का जीनोटाइप स्मॉल डी है, प्रोजेनी का फिनोटाइप स्मॉल डी डिसाइड करेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी डिसाइड नहीं करेगा। सिमिलरली F2 प्रोजेनी के लिए पेरेंट तो F1 है ना, अगर F1 पेरेंट है तो इसकी सारी प्रोजेनी के जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी। ऑन दैट बेसिस सबके सब क्या हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो। Is it fine everyone? अब समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट? किस तरीके से हमने किया, फटाफट से रेसिप्रोकल क्रॉस करो जल्दी से and tell me the result. Is reciprocal cross yielding the same result or not? And जो भी बोल रहा था बीच में बेटा वो एक बार चैट पे लिख दो, because I was not able to hear you properly. Go for the reciprocal cross of this and tell me the response. Is reciprocal cross coming like same that of the normal cross? Not same Zoya, okay. And I said बच्चा same as this Jasmine, not same Akriti. राइट, आई सेड बच्चा अगर F1 के आपने सेल्फिंग कर ली तो कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विद कैपिटल डी स्मॉल डी, राइट? एंड दिस वन जहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी के जितने प्रोजेनीज आ रहे हैं क्रॉस के वो सब के सब कैसे होंगे हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी जैसे, और सब के सब ये क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो, ठीक है? राइट, ओके, आई एम गेटिंग सम ऑफ वन विद अ वेरी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे समझ आ चुके हैं आपको। ये हमारे पास रेसिप्रोकल, बहुत ध्यान से हमने ऐसे किया। हमने रेसिप्रोकल में मेल पेरेंट को ले लिया सिनिस्ट्रल, फीमेल पेरेंट को ले लिया डेक्स्ट्रल, राइट? F1 प्रोजेनी निकाली जहाँ पर मेरे पास कैपिटल डी स्मॉल डी, राइट? F1 प्रोजेनी आ गई। लेकिन अब कैपिटल डी स्मॉल डी किसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये इसका जीनोटाइप तो लेके चलना ना। कैपिटल डी स्मॉल डी इज इक्विवेलेंट टू द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल डी एंड कैपिटल डी गिव द डेक्स्ट्रल, तो F1 हो गया डिफर, यस और नो? F1 डिफर ना, राइट? फिर कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पर बिल्कुल सेम रहा, राइट? इसका मतलब ये हमने समझा कि आप जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करते हो
So reciprocal cross do not come up with the same result in the F2 like in the normal cross. राइट F2 जनरेशन के अंदर इसका क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं आता है. F1 भले ही सेम है लेकिन F2 क्या हो जाएगी, डिफर कर जाएगी. इज इट फाइन एवरीवन? अब समझ आ गया ना तक सबको? राइट तो हमने कहा इस इफेक्ट को हमने नाम दिया मैटरनल इफेक्ट. मैटरनल इफेक्ट मींस फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इज कंट्रोल्ड बाय, प्रोजेनी का फिनोटाइप है वो कंट्रोल किया जाता है बाय मैटरनल जीनोटाइप. राइट सो वी सिंपली से दैट राइट कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है वो कौन कंट्रोल करेगा? राइट दैट्स कंट्रोल्ड बाय द मैटरनल जीनोटाइप, नॉट इट्स ओन जीनोटाइप. अपना जीनोटाइप कंटेन नहीं करेगा उसको. Right, so this is basically being the one and it differ from the Mendelian inheritance because there is no law of dominance applicable. क्योंकि अगर law of dominance applicable होता तो complete जो आपका यहाँ पर same normal cross और reciprocal cross है, दोनों का F1 का result at least same आना चाहिए. राइट फिर उसके बाद F2 जनरेशन ने डिफरेंट रेशियो ऑफ परसेंटेज शो कर दी. बिल्कुल सही बात है. राइट F2 जनरेशन ने रेशियो स्टार्ट कर दिए हैं. राइट देन वी विल से इट इज बीइंग द वन दैट रेसिप्रोकल क्रॉस एंड नॉर्मल क्रॉस डू नॉट डिफाइन द सेम. Clear? Yes, everyone. Completed with cytoplasmic inheritance and the whole chapter. Right. So this is where we end up the whole chapter for molecular basis of for principle of inheritance and genetics. Yes, questions मैं करा रही हूँ जोया. Yes, guys, everyone completed यहाँ तक? Yes, good. अच्छा, I am posting the question on Telegram. Right, and everyone just answer that question. आज सुबह ही मुझसे एक बच्चे ने पूछा है वो क्वेश्चन, आपके बैच का नहीं है. Let me see. And till the time सब अपना पैकेज खोलें. मैं एक बार ये देखूँ क्वेश्चन. नॉर्मल वाला डेक्स्टर F2 कैसे होगा? नॉर्मल वाला तो डेक्स्टर ही आएगा ना बेटा. नॉर्मल का मतलब ये है कि उसके बाद डेक्स्टर पढ़ेंगे. I have just given a one question on the group. Right. Solve that question. फटाफट से. And tell me the answer. जल्दी से. नॉर्मल क्लियर है ना? नॉर्मल वाला डेक्स्टर कैसा है बेटा? राइट जो नॉर्मल है हमारे पास दैट इज कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी. वो तो वैसे भी डेक्स्टर लेता है लेकिन उसके मदर का भी क्या था आपका कैपिटल डी स्मॉल डी. तो मदर के फिनोटाइप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मदर का जीनोटाइप सब कुछ ऑल्टर करेगा. ठीक है. Everyone able to see the question? मुझे सिर्फ 5 बच्चे दिख रहे हैं वहाँ पर टेलीग्राम पे. Yes, everyone. समझ आ रहा है कुछ कैसे करना है क्वेश्चन? टाइम है आपका जरा एक बार खोलिए. Anyone in the class with answer?
Okay, 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 Zoya, fine. A option. Okay, Rajul is saying option A. Any other? Yes, Kushag, Hana, Abhishek, Adriti, Zoya, Riya, Sanya. अच्छा, जिन्होंने ट्राई किया है क्वेश्चन, नाउ आई एम सेंडिंग यू टिक ऑफ द क्वेश्चन सोल्यूशन, और जरा वो देखना और मुझे समझाना वो सही है या गलत. on the telegram itself. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन ने क्या समझाया हमें, सबसे पहले उस पे आ जाते हैं. Now as per the question, if you see guys, question say that in a plant color of gene is controlled by three, right? Color of grain is controlled by three gene located on separate chromosome. इस पहली लाइन से क्या समझ आया जल्दी से? In the first line it is explaining what? Very good Zoya, absolutely correct. अगर इसने लिखा यहाँ पर that in a plant the color of grain is controlled by three gene located on separate chromosome. Are we talking about independent assortment guys? Are we talking about independent assortment, right? And अगर independent assortment किया हो गया यहाँ से हम कर रहे हैं. अब उससे कहा genes C and R independently don't form any color but when together they impart greenish brown color. राइट, इसका मतलब आर शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री इनहेरिटेंस. जब दो जीन मिलके एक साथ काम करते हैं, जब अकेले प्रेजेंट होते हैं तो कभी भी अपना वर्क नहीं शो कर पाते. यही पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन में, यही यहाँ पर भी समझ आ रहा है कि बोथ ऑफ देम आर शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री. अगर सी और आर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन शो करे तो उनकी फिनोटिपिक रेशियो कितनी होनी चाहिए? What should be the phenotypic ratio if they are doing the complementary gene interaction? 9:7. Absolutely correct. 9:7. अब तीसरे जीन, अब लेकिन उन्होंने कहा ये तब तक कलर नहीं देते जब तक थर्ड अलील कैपिटल ए में ना प्रेजेंट हो, मींस डोमिनेंट में दे रखे. और अगर एक ही जीन बच गया तो वो मोनोहाइब्रिड करेगा. सिंपल, तो मोनोहाइब्रिड करेगा तो 3:1 उसका हो गया. राइट, 9:7 आपने डाईहाइब्रिड का निकाल दिया था. राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ट्राईहाइब्रिड का आ जाएगा. यही तो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल. राइट, दिस इज बिंग द रूल ना कि यहाँ पर 9:7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3:1 से. जैसे ही 9:7 को 3:1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द मेंबर्स कि आपके जो 27 आएंगे, द 27 मेंबर्स आर गोइंग टू बी द कलर्ड वन, क्योंकि दोनों डोमिनेंट, तीनों डोमिनेंट होंगे. और हमारे पास बाकी के बच्चों में किसी में कभी एक रिसिव हो जाएगा, कभी दो रिसिव हो जाएगा, कभी तीन रिसिव हो जाएंगे. राइट, तो उस कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी द डिसीज क्या है, कलर्ड वन. कंप्लीट यहाँ तक. Understood with the question? Without इसमें? Yes, exactly, Zoya. That's what the question is saying. Fine? Okay. Right. Good. Now, any other question, guys? ओके, तो सबसे पहले आपके डाउट्स पे आ जाते हैं.
क्या क्या डाउट्स हैं सबसे पहले फटाफट से आ दो। Then I'll start with the next chapter. So let me share the screen first of all. Just give me a second. Okay guys, everyone able to see this? Yes, Zoya. I read that statement. अभी मैं discuss करने वाली हूँ. Okay guys, now question number 12. जल्दी से अब सबसे पहले करते चले जाओ क्वेश्चन, जो मैं बोलती चल जाऊंगी एंड टेल मी द आंसर फॉर देम. उनके आंसर मुझे बताते चले जाओ बहुत जल्दी से, राइट. और एक छोटा सा ऐसे क्विज हो जाए क्वेश्चंस का, डिस्कशन का, सो दैट आई कम टू नो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाओ फटाफट से. 12th क्वेश्चन. Yes. 100% sure. B. I'm getting some with 75% answer also. फटाफट गाइस, फटाफट. अब थोड़ा अपना जरा आज दिखाना पड़ेगा कितनी चीजें आती है. हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? इन पीसी राउंड इज डोमिनेंट टू रिंकल एंड येलो इज डोमिनेंट टू ग्रीन. व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ राउंड येलो सीड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्रॉस? राइट, ये आपको क्रॉस दे रखा है. राइट, आपको राउंड येलो डोमिनेंट वाले बताने. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, अगर मैं पहले वाले से देखूं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई. तो अब अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे हमेशा ही मिलेगा ना राउंड और येलो. तो 100% हुआ ना. द आंसर इज सिंपल, 100%. राइट, 100% इट इज गोइंग टू बी देयर, जहाँ पर मुझको ये केस मिल जाएगा, अपीयर हो जाएगा. राइट, सो वी सिंपली से इट एज द केस ऑफ 100%. राइट, उसी के साथ, राइट, go for the pedigree in this 20th question. जल्दी से 20th question, जल्दी फटाफट से. सिंपल है क्वेश्चन, बस ध्यान से पढ़ना. थोड़ा अलग टाइप का है, उसमें क्या दे रखा है वो स्पेसिफिकली आपको भी. फोर्थ, ओके अंकुर. ओके ना. Now question ने क्या कहा? Pedigree below shows the inheritance of a recessive. Pedigree below show the inheritance of a recessive
राइट, रिसेसिव कैरेक्टर इन द फैमिली, रिसेसिव कैरेक्टर गिवन है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द ऑप्शन बिलो कंटेन इंडिविजुअल इन द पेडिग्री विच आर डेफिनेटली हेट्रोजाइगस फॉर दिस कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस चाहिए, तो अगर हेट्रोजाइगस चाहिए तो सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड को रखो यहाँ पर हेट्रोजाइगस, तभी ये मेरे पास आएगा यहाँ पर स्मॉल स्मॉल, राइट। और ये कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल को कैपिटल स्मॉल से करो, फिर यहाँ पर आएगा कैपिटल। यस, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 भी हो जाएगा और 5 6 भी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 7 के आगे की जनरेशन में नहीं पता चली, तो इसलिए हम उसको अकाउंट नहीं कर सकते कि आप उसे हेट्रोजाइगस लेके चलोगे या होमोजाइगस लेके चलोगे। दैट्स व्हाई यू टेक द ऑप्शन एज 1 2 5 6। राइट, कंप्लीट वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से, राइट, डन है। राइट, सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना है। राइट, उसी के साथ साथ इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से रीड करनी है। Question number 29 and 34. Question number 29 and 34. Okay. हाँ, जिसके डाउट्स है टेलीग्राम पे भेज दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दिस वन बचा, एज आई सेड, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोला ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, 14, राइट कुशल। जल्दी 29 का आंसर फटाफट से। 29 सिंपल है, if non-disjunction occur between, yes, if non-disjunction occur between one set of the homologous chromosome during metaphase 1 of the meiosis, what will be the end value of the daughter cell? Right, आपने non-disjunction कराया तो सिंपल इतना समझने कि the question is talking about the aneuploidy। इसका मतलब एक सेल के पास n+1 चला जाएगा, एक सेल के पास n-1 चला जाएगा। समझ आया ना? सेकंड ऑप्शन 34 पे आ जाओ जल्दी से। 34 भी उतना ही सिंपल है। Okay, Rana. A trait in hypothetical diploid organism is inherited by a single gene with 4 alleles. Single gene with 4 alleles. Is this a case of the multiple allelism or polygenic inheritance? किसका केस है? मल्टीपल अलीलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मल्टीपल अलीलिज्म ना, राइट, हमने कहा ना 4 अलील्स हैं एक ही पर्टिकुलर जीन के, तो सिंपल लगा दो यहाँ पर 4 × 4 + 1/2, राइट। तो 4 × 4 + 1/2, 2 × 5 = 10। सिंपल आ गया आंसर। 2 × 5 = 10। ओके, question number 41. Quickly guys, question number 41. Yes. Yes. Okay. I'm getting a mixed response on this. Question ने क्या कहा है हमसे, देखो ध्यान से। If you cross a diploid individual that is homozygous recessive for a given trait with heterozygous diploid individual, homozygous recessive को heterozygous diploid के साथ करना है। What is the probability of obtaining homozygous recessive बच्चे? तो सिंपल क्वेश्चन है ना, आप क्या कर रहे हो? इसमें क्रॉस से क्या पता चल रहा है, कौन सा क्रॉस दे रखा है आपको?
होमोजाइगस रिसेसिव को आपने क्रॉस करा दिया हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड के साथ, राइट, टेस्ट क्रॉस, वेरी गुड। उससे पूछा होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप, तो ओनली वन ही तो आएगा, 1/4 डाइहाइब्रिड दे रखा है, राइट, यू हैव डन विद दी, सॉरी डाइहाइब्रिड गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, एक में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गिवन रेट, सॉरी आपका मोनोहाइब्रिड दे रखा है 1:1, 1:1 दे रखा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ लेके चलते हैं 1:1 में, तो मेरे पास 4 में से 2 क्या आएंगे रिसेसिव वाले और 2 क्या आएंगे मेरे पास डोमिनेंट वाले, राइट। तो मुझे सिंपल पता चल जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव इज गोइंग टू बी 2/4, दैट्स गोइंग टू बी दी 50%, राइट। याद रहेगा पॉइंट अच्छे से, करेक्ट, यस, ओके। नाउ गो फॉर दी क्वेश्चन 47, जल्दी से डिग्री करो, 47 एंड 49, 47 और 49, 47 एंड 49 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अभी मैं पढ़ाते टाइम वीडियो वापस से ऑन करूंगी, तब थोड़ा जो हैंग की प्रॉब्लम हो। ओके जोया, फर्स्ट श्योर, क्या रजुल, okay, some are saying 4, some are saying 1 for the question number 47, okay, fine जोया। अच्छा, उसी के साथ इसको बताओ जरा, ये वाइलिंग तो नहीं है ना, ये तो समझ आता है सबको, राइट, वाइलिंग क्यों नहीं है? ट्रांसमिशन, यस, डॉटर इज आल्सो इन्फेक्टेड, दैट्स व्हाई, वेरी गुड। अब हमने कहा बच्चे देखो ध्यान से, इसमें फर्स्ट जनरेशन मुझे गिवन है फादर डिसीज्ड है, आगे की जनरेशन में अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी अगर मदर यहाँ पर कैरियर, तो मैं ले नहीं सकती इसको, राइट, डोमिनेंट कंडीशन में लेके चलूंगी, तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने रिसेसिव ले लिया, स्मॉल स्मॉल, इसको कैपिटल ए स्मॉल ले लिया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब 3 में से डिसीज हो सकते हैं, है ना। अब उसी के अंदर अगर मैं लेके चलूँ, ये एक्स लिंक रेसेसिव क्यों नहीं है बेटा, एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं है, सॉरी, एक्स लिंक डोमिनेंट इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसे दे रखा है फादर इज डिसीज, और फादर अगर डिसीज है डॉटर हैज टू बी डिसीज्ड, राइट, ऑल द डॉटर हैज टू बी डिसीज, तो कोई भी डॉटर नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, डॉटर नॉर्मल आ रही है ना, राइट, सी द सेकंड वन डॉटर इज कमिंग नॉर्मल, तो एक्स लिंक डोमिनेंट तो नहीं है मेरे पास, राइट। प्लस मुझे यहाँ पर पता चल गया कि एक्स लिंक रेसेसिव है या नहीं है, अगर एक्स लिंक रेसिव लेके चलते हो तो यहाँ तो फॉलो हो रहा है, एक्स लिंक रेसिव पहली जनरेशन तो फॉलो कर रही है, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर सेकंड सेट उठाते हैं, राइट, द सेकंड सेट इज बीइंग द वन जहाँ पर, राइट, हमने कहा है लेट्स सपोज दिस वन अगेन द मदर इज अफेक्टेड एंड देन द सन एंड द डॉटर बोथ आर अफेक्टेड, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर लेके चले बेटा इसके अंदर, तो ये हमारे पास अफेक्टेड है, तो इसे कैपिटल स्मॉल ले लूँ, इसको स्मॉल ले लूँ, तो वापस मेरे पास आ गया, राइट, एंड दिस वन, इन दोनों को लेके चलो स्मॉल तो आगे आ गया, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो फिक्स हो गया आंसर कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। अब मुझे प्रूफ कर दो एक्स लिंक रेसेसिव कैसे नहीं है, हाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्स लिंक रेसेसिव, जल्दी से कौन से सेट पे प्रूफ कर दोगे कि इट इज नॉट एक्स लिंक रेसेसिव? और उसके अलावा स्किपिंग के अलावा कोई ऐसा पॉइंट जो सिर्फ एक्स लिंक्ड रेसेसिव प्रूफ कर दे कि ये नहीं है, राइट। अब सेकंड सेट में इस पे देखो, मदर इज अफेक्टेड, तो मदर को डिसीज दे दिया, सन इज अफेक्टेड, फाइन, लेकिन क्या डॉटर अफेक्टेड हो सकती है, क्या डॉटर अफेक्टेड हो सकती है उस केस में? नो ना, क्योंकि डॉटर सेकंड एंड थर्ड, राइट आपको, क्योंकि डॉटर अफेक्टेड होने के लिए तो क्या चाहिए, फादर का भी अफेक्ट होना चाहिए ना, लेकिन फादर तो अफेक्टेड नहीं है, that's why I couldn't say that daughter is going to be affected, exactly, that's absolutely correct, fine। 49 पे आ जाओ जल्दी से, 49 question, it is autosomal dominant beta, it is autosomal dominant, I said so, it's not Y-linked, it's not X-linked dominant, it's not X-linked recessive, it is going to be autosomal dominant।
Okay, I'm getting the answer for 49th as well. Question क्या दे रखा है? In mice, one gene regulate color. Homozygous receive a white, homozygous dominant a black, and some exhibit incomplete dominance as gray. A gray male and a gray female produce an offspring of unknown gender. What's the probability that mouse will not be born with white fur? आपको क्या बताना है कि माइस के पास व्हाइट फर ना हो, ठीक है? राइट, तो अगर ग्रे मेल और ग्रे फीमेल को किया तो मुझे ये समझाओ इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या ये हम F1 की सेल्फिंग की बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग समथिंग सिमिलर टू F1 सेल्फिंग, राइट? वेरी गुड। अगर हम F1 सेल्फिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि आपने जब ग्रे मेल और ग्रे फीमेल ये सब उनको किया तो आपके कितने आ गए जो व्हाइट फर नहीं कैरी कर रहे थे? 2 आपके कौन से आएंगे? ग्रे वाले, और 1 आपका कौन सा आएगा? ब्लैक वाला, राइट? तो ये दो तीनों ही शो नहीं करेंगे, तो आंसर इज सिंपल, दैट इज 3/4, राइट एवरीवन? सिंपल हो गया ना आंसर, 3/4 आ जाएगा आराम से हमारे पास, राइट? अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, डिग्री, जल्दी। इसमें जो क्वेश्चन मैंने कहे वो स्पेसिफिकली तो करने ही करने हैं आप। क्वेश्चन नंबर 59, उतने में मैंने टाइम सबको दिया है, जिसको टेलीग्राम पे डाउट भेजने हैं अपने वो भेज सकते हैं, और मुझे यहाँ मिल चुके हैं टेलीग्राम पे डाउट बच्चों के। गुड, बस मैं बेटा इस क्वेश्चन के बाद ये डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे। जो क्वेश्चन जहाँ क्लियर नहीं है फटाफट टेलीग्राम पे भेज दो, टाइम तक 59 क्वेश्चन कर दो। Okay, Zoya. Now question say pedigree below illustrate. Okay. Y-linked कैसा आएगा भैया? Like occurrence of a rare genetic disease in the family over 3 generations. Black shape represent individual with the disease. Right. Circles are the female, square are the male. Which type of allele is most likely the cause of the disease? Okay, I'm getting mixed answer. कोई second, कोई third, कोई fourth, कोई first. Very good. राइट, हाँ जी। तो अब सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन, बहुत ध्यान से एक एक करके देखना, राइट? देखो पहला ऑप्शन तो इसने दे रखा है वाई लिंक्ड रेसेसिव, वो तो नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं ऑप्शन को। अब आएगा मेरे पास सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से। नाउ इफ आई से ओवर हियर, राइट, अगर मैं इस पे देखूं बेटा, फर्स्ट जनरेशन मदर इज डिसीज्ड, फादर इज नॉर्मल, राइट? लेट मी प्रूव इट एज अ एक्स लिंक्ड रेसिव प्रूव करती हूं। अगर मदर डिसीज्ड है मीन सन हैज टू बी डिसीज्ड, right, and daughter has not to be deceased, so daughter has not been coming deceased and son is coming deceased, ठीक है? नाउ सेकंड सेट पे चलती हूँ, राइट? जो मेरे पास यहाँ पर डॉटर है जो नॉर्मल है और जो सन मेरे पास नॉर्मल है, वंस दे आर बीइंग क्रॉस्ड, राइट, द अगेन द टू सन आर कमिंग डिसीज्ड एंड टू डॉटर आर कमिंग नॉर्मल, राइट? एंड इफ आई टेक इन कंसिडरेशन, right, that the female is a carrier which come up to be carrier as well as I know, right? Female is coming up carrier when fused with the male, राइट, इट प्रोड्यूसेस 2 सन एज अ डिसीज। बिल्कुल, अगर मैं 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट लेके चलूँ तो मेरे पास 2 सन डिसीज आ सकती। अब मैंने कहा यहाँ फादर भी डिसीज है, मदर भी डिसीज है, तो ऑब्वियस सी बात है सारी प्रोजेनी डिसीज होंगी, 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव तो प्रूफ हो गया, ठीक है? अब आते हैं डोमिनेंट क्यों नहीं है, राइट? फादर डिसीज्ड है ऑन द बेसिस, सॉरी मदर, फर्स्ट जनरेशन में देखो मदर डिसीज है, मदर डिसीज होने पे सन तो डिसीज आएगी आएगी, लेकिन उसी के साथ डॉटर भी डिसीज होगी, क्योंकि अगर डॉटर एक वरना दोनों डिसीज होगी, ठीक है? अब यहाँ एक भी नहीं दे रखी, लेट्स सपोज मैं 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट के केस ले लेती हूँ, लेट अस सपोज। अब मैंने कहा यहाँ पर फादर मेरे पास नॉर्मल है, मदर भी मेरे पास नॉर्मल है, लेकिन फिर भी प्रोजेनी डिसीज्ड है, और ये केस तो कभी भी डोमिनेंट में पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ इतना भी ना लगाती ना थॉट, मैं सिर्फ इतना सोच लेती कि मुझे एक जनरेशन, एक पूरी सेट में स्किपिंग ऑफ ट्रेट मिल रहा है, अगर मुझे एक पूरी उसमें स्किपिंग ऑफ ट्रेट मिल रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी डोमिनेंट,
तो मेरे पास ऑप्शन ना तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आता, ना मेरे पास ऑप्शन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आता। यस गाइस, कंप्लीट यहाँ तक टॉपिक समझ आया अच्छे से हमने कैसे किया है, राइट? नहीं तो दिस कम अप टू बी द पॉइंट। अब लास्ट बस करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करो, एनएससीबी का है ये, और जल्दी से आंसर दे दो मुझे इसका फटाफट से, जितनी जल्दी दे सकते। राइट मयंक, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड में भी इतना टाइम लग रहा है भाई। सेकंड, ओके जोया। और अच्छा, कैसे करेंगे क्वेश्चन? थर्ड, ओके। चलो अब मैं इसमें रिलेट करती हूँ कैसे करना है। अच्छा, कैसे आया थर्ड आंसर, जरा बताओ जरा मुझे। क्या थॉट प्रोसेस लगा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फाइन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माइंड सेइंग 1 to 1। अच्छा, अगर मैं सिंपल सा लगाऊं इसके अंदर, लेट मी टेल यू वन थिंग। अब यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया, एकदम मेरी नजर पड़ी तो ये क्वेश्चन बना। अगर हमने ये प्रोजेनी ली है तो इसमें 2 हेट्रोजाइगोट हैं एंड 2 हेट्रोजाइगोट अगर मुझे दे रखे हैं तो 2 हेट्रोजाइगोट से मेरे पास 4 गेमीट्स इसके आ गए, राइट? 4 गेमीट्स इस पेरेंट के हो गए। एंड इससे मेरे पास आ गए 2 गेमीट्स, ठीक है, राइट? 2 गेमीट्स इससे आ गए, 4 गेमीट्स उससे आ गए, तो आई एम हैविंग टोटल 8 ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ तक मुझे पता चल गया, राइट? अब मैं इसका इंडिविजुअल क्रॉस लगाना शुरू करती हूँ, 8 ऑफस्प्रिंग्स में कैसे अरेंज करूँ। नाउ आई विल से कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल, ये दे रखा है। It's a test cross coming up as a ratio 1:1, right? Second मैंने किया capital B cross with capital B small. It's an out cross, ठीक है? ये out cross है हमारे पास, and out cross के अंदर इससे आ गया capital B, इससे आ गया capital B and small b, right? तो अगर मैं ये लेके चलूँ इसके अंदर तो मैं यहाँ पर लूँगी इसमें कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b, मेरे पास 4:0, ठीक है? 4:0 का रेशियो। अब अगर मैं लेके चलूंगी यहाँ पर कैपिटल C स्मॉल c क्रॉस विद स्मॉल c, once again a test cross, it is going to be 1:1, ठीक है, राइट? तो अब अगर मुझे फिनोटाइपिक रेशियो निकालनी है तो बी का तो मेरे पास जो भी जाएगा, राइट, कांस्टेंट रहेगा, मींस फर्क किससे आएगा, ए और सी से आ रहा है मेरे पास, तो डायरेक्ट मैं ए और सी का अगर लगा दूं तो 1:1, राइट, इनटू 1:1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबका, राइट? दिस इज बेसिकली बीइंग द क्वेश्चन जो सिंपली आपको याद रखना है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो टेलीग्राम पे डाले गए हैं, एक एक करके लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे पहले मॉर्निंग में राना ने डाला था, सब खोलो अपना टेलीग्राम ऐप। क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट, और एक बार अपनी वीडियोस भी खोल लो साथ में, ऑडियो वीडियो।
इसके बाद एक क्विज कर लें छोटी सी और फिर स्टार्ट कर ले जरा आपके टॉपिक से नेक्स्ट चैप्टर। Select the correct base of DNA and RNA and amino acid of the beta chain resulting in sickle cell anemia. मीन्स आपको वो बीटा चेन का स्ट्रक्चर बताना है, वो 6 ट्रिपलेट और 6 कोडॉन और अमीनो एसिड बताना है जो सिकल सेल अनीमिया वाले बीटा ग्लोबिन चेन में मिलेगा। क्या होता है बेटा सबसे पहले, राइट, सिकल सेल अनीमिया में मुझे GAG मिलता है mRNA में या GUG मिलता है? Who will tell me quickly? Am I having GAG or GUG in the case of the sickle cell anemic beta globin chain? Yes, right. So I am going to have this complete. Right, GUG, very good. Right, GUG, mRNA पूछ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना जरा। mRNA में मुझे GUG मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। राइट, अब GUG मिलेगा तो DNA के अंदर मुझे क्या मिलेगा जो उसका कोड होगा? राइट, वन इज कॉल्ड एज दी, एक तो मैंने यहाँ पर नाम दिया आपका कंप्लीट स्पेसिफिकली, एक को मेंशन क्या किया? अच्छा, DNA ट्रिपलेट बताओ, DNA ट्रिपलेट बता दो फटाफट से। एक तो GAG आ गया और एक के पास क्या आ गया हमारे पास? CAC, very good, CAC and another which is going to be, right, CAC के साथ हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दूसरे कोडॉन पे कौन सा आएगा? GTG, राइट, GTG। ये ऑप्शन ही नहीं है बेटा इसमें ना, क्वेश्चन ही गलत है। राइट, उसके बेसिस पे आएगा। राइट, और हमारे पास RNA जो आएगा वो GUG आ जाएगा और आगे आपका वेलिन आ जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखूं तो बताओ कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? कोई सही लग रहा है? राइट, हमारे पास यहाँ पर, राइट, नन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अब इसने करेक्ट कैसे इसमें एक आंसर देगा? देखो, अगर मैं ये लेके चलती हूँ, राइट, इसमें ऑप्शन ध्यान से देखना एंड देन टेल मी द आंसर। राइट, ये मैंने भी क्वेश्चन देखते टाइम आपका पूरा नहीं पढ़े ऑप्शंस, कभी गलत शायद मैंने भी आंसर दे दिया इसका। नाजियो भैया, बेटा ग्लूटामिक एसिड वाले को तो रूल आउट कर दो, ठीक है ना? राइट, अब आ जाओ बच्चे इस क्वेश्चन पे। तो हमने कहा हमारे पास ऑप्शन बचा BCD। राइट, तो BCD में मैं जानती हूँ GUG वाला होगा, तो मेरे पास B और D ऑप्शन में रह गया। राइट, नाउ आई नो दैट मेरे पास इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसवर्शन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, जहां पर आप क्या करते हो? राइट, वेयर यू विल डू दैट, T को आप A से रिप्लेस करते हो। तो इसका मतलब CAC तो आपको रखना ही रखना है। राइट, CAC/GAG, GAG से नॉर्मल वाला ट्रिपलेट ले लिया, नॉर्मल वाला ले लिया इसके अंदर। राइट, कि आपने एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दिखाया इसी वजह से, वरना आना वहां पर GTG चाहिए था। राइट, बस उसने GAG ले लिया, फिर GUG दिया, फिर वैल्यू दिया, तभी आंसर इसका सेकंड दिया गया। राइट, दैट्स वाई। और उसी के साथ साथ CTC होगा नहीं, CAC होगा, दैट्स वाई उसका आंसर आपका 4 नहीं जाएगा। राइट, सो मेक इट करेक्ट गाइस, आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड ओनली। करेक्ट, क्लियर हुआ है क्वेश्चन अच्छे से सबको? डन है? Yes or no? Rana, clear a doubt? Now, next question is, yes, clear beta? Okay guys, now the next question which is there, given diagram shows a pair of homologous chromosome during meiosis. homologous chromosome का दे रखा है, maximum crossing over will occur between, सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर आपको किसके बीच में मिलेगी? टेल मी गाइस, क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में मिलेगी? जिसके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। राइट, तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो क्रॉसिंग ओवर अगर मुझको देखनी है, राइट, तो क्रॉसिंग ओवर शुड बी फाउंड इन बिटवीन, ओके, CD BC तो होगा नहीं। राइट, हाँ जी, अब बताओ इसमें ऑप्शन A और D में से कौन सा आंसर होगा? ये मुझे बताओ सबसे पहले। D, why D अंकुर? जागर, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? यही A और D में कंफ्यूजन है कि A और D करेक्टली एनालाइज नहीं हुआ? यस, बिटवीन A एंड D, वही तो आंसर करना है। यस, ओके। नाउ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर किसमें दी जाती है बेटा? मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द टू जीन्स व्हिच आर हैविंग एट अ लार्जर डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। राइट, जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर का इंसिडेंस ज्यादा होता है। राइट, तो क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो हम क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिखते हैं, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन, राइट, किसके बीच में हमारे पास होगी? बिटवीन दी, राइट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। राइट, उसमें एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज तो दो जीन के अलील्स के बीच में होता है ना।
राइट आप ऐसा तो नहीं करते ना कि ए डी और इस कैपिटल डी और स्मॉल डी में ऐसे स्वैपिंग कर देते हो कि कैपिटल ए के साथ आप यहाँ पर पूरा का पूरा कैपिटल डी नीचे ले जाते हो और स्मॉल डी ऊपर ले जाते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, बताओ फटाफट से। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन डी उसके बेसिस पे मैंने डेफिनेशन भी क्लियर कर दी। राइट और ये पार्ट भी बताया आपको। यस डी, अभी भी डी लग रहा है आंसर। ओके crossing over will occur between right a capital A and small a, capital D and small d. Recombination occur between capital A and capital D, small a and small d. समझ आया? यस क्लियर हुआ? राइट अब क्लियर है क्वेश्चन? यस कुशाग्र क्या आंसर है बेटा इसका? आंसर बुक में यही दे रखा है उन्हें। अच्छा आंसर डी दे रखा है। नहीं इसमें आएगा बच्चे मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। एंड क्वेश्चन में अगर रिकॉम्बिनेशन आता तो इट विल अकर बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल डी। राइट ये चीज ध्यान रखना। राइट इसी क्वेश्चन को मैं रिकॉम्बिनेशन कर दूंगी तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी द 4। और अगर मैं इसका क्रॉसिंग ओवर पूछूंगी तो आंसर इज गोइंग टू बी द 1, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर राइट दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। राइट वापस से ध्यान से समझना। राइट आप अगर डिस्टेंस के बेस पे कहते हो बेटा तो डिस्टेंस के बेस पे आप रिकॉम्बिनेशन डिफाइन करते हो। रिकॉम्बिनेशन दो जीन के बीच में होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो एक ही सेट ऑफ जीन के लिए कराते हो ना। राइट क्या कहते हो इसके अंदर? आपको याद है एक लाइन जिसमें हम पढ़ते हैं सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन अकर। राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन अकर ड्यूरिंग मियोसिस? क्योंकि आप दो अलील्स जो है एक जीन के उनको सेग्रीगेट करते हो बाय एक्सचेंजिंग देयर इन्फॉर्मेशन। तो एक जीन के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो ना, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होना चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में, कैपिटल डी स्मॉल डी के बीच में। लेकिन इसी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में राइट स्टेट पीएमटी में, वहां क्वेश्चन रिकॉम्बिनेशन पे आया था। एंड रिकॉम्बिनेशन विल अकर बिटवीन ए डी एंड कैपिटल ए कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ठीक है क्योंकि आप हमने हमेशा क्या पढ़ा है राइट उस टाइम पे मैंने समझाया था द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन डिफाइंस द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी व्हिच डिफाइंस द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है तो रिकॉम्बिनेंस के नंबर लिंकेज का कंसेप्ट डिसाइड कराया जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। अब समझ आ गया? यस कुशाग्र क्लियर है बेटा? राइट तो इसमें बस इन्होंने ये किया कि क्वेश्चन के नया बनाते टाइम पे राइट क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, लेकिन आंसर चेंज करना भूल गए। आंसर इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा। राइट अच्छा उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पर मेरे पास 140 पूछ रहे हो बेटा? राइट 140 या 139 क्वेश्चन देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू अ कपल। 4 सन अगर हो चुके हैं तो पहले सन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड की 1/2, थर्ड की 1/2, फोर्थ की 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है राइट उसी के साथ सेकंड 140 दिया आपने इस पे क्वेश्चन बच्चे मेल XX एंड फीमेल XY। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस ऐसा ना हो जाए कि X और Y में कोई ट्रांसफर हो गया। अगर X और Y में कोई ट्रांसफर हो गया ऐसा जिसकी वजह से ये जनरेशन हो गई पॉसिबिलिटी की, तब आप उसे रेफर कर सकते हो कि इट कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज नेचुरली इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। फाइन राइट नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन पे आ जाओ। इन पिजन फीमेल आर हेटेरोगैमेट्रिक एंड मेल आर होमोगैमेट्रिक। पिजन फीमेल हैव ZY sex chromosome and male have ZZ। बताओ फटाफट से आंसर गाइस क्विकली। assertion and reason statement it is right जल्दी से। in pigeon right it is given first sure right। अच्छा आप pigeon के बारे में मुझे explain भी कर दो। pigeon में हमारे पास कौन सा sex determination होगा? राइट तो अगर हम यहाँ पर कहें ZZ ZY या फिर आप सॉरी ZZ ZW या फिर XXXO, कौन सा मुझे यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन उसके अंदर पढ़ना चाहिए? राइट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पिजन एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन दैट। yes because it's a bird, yes it's a bird, that's why we can find correct है, बिल्कुल करेक्ट है। ZZ ZW we will take it as a sex determination। फाइन ठीक है कुशाग्र क्लियर हो गया बच्चे? राइट अच्छा नेक्स्ट उसी के बाद आपका यहाँ पर डाउट आया। यस नेक्स्ट जोया ने भेजा है जस्ट अ सेकंड। 71st क्वेश्चन कॉमन टेस्ट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन हाइब्रिड। आंसर बताओ फटाफट से। कॉमन टेस्ट टू डिफाइन द जीनोटाइप ऑफ एन हाइब्रिड। राइट हाइब्रिड का जीनोटाइप पता करना है तो F1 को रिसेसिव से करोगे, राइट टेस्ट क्रॉस करोगे F1। देखो अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ना,
क्वेश्चन ने आपसे ये कहा, क्वेश्चन सेज दैट F2 पे बोल रहा है, F2 की प्रोजेनी को आप कब क्रॉस करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि F2 कौन सा लेके चल रहे हो, क्योंकि F1 में तो फिक्स आपको हेटेरोजाइगोटी मिलता है, राइट। तो इसी वजह से मैं F2 वाले को इग्नोर करूंगी। ये सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 को आप पता करके नहीं बता सकते, राइट, कि आपका वो हाइब्रिड है या नहीं है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, F1 विद मेल पेरेंट, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है F1 विद मेल पेरेंट इफ यू आर डूइंग दी रेसिप्रोकल टेस्ट क्रॉस, पॉसिबिलिटी है ना। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस का टेस्ट क्रॉस करोगे तो मेल पेरेंट मेंडल के अंदर क्या हो जाएगा, रेसिसिव हो जाएगा, राइट। सो इन दैट कंडीशन इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अ क्रॉस इन विच ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट टू नो इट जीनोटाइप। बिल्कुल सिंपल बच्चे, टेस्ट क्रॉस, राइट, टेस्ट क्रॉस करोगे, डोमिनेंट फिनोटाइप को आप क्रॉस कराओगे इसके अंदर, ठीक है। 50th क्वेश्चन, राइट, हाँ जी। एंडो रीडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये आपको मैंने अगर ध्यान हो तो इसमें पढ़ाया था 11th के अंदर, right। Polygene chromosomes are called endo-reduplicated chromosome which a number of time go for the S phase and have a multiple number of chromatid attached to the each chromosome। एक क्रोमोसोम से बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमैटिड अटैच हैं, ठीक है। कंप्लीटेड यहाँ तक, क्वेश्चंस डन, राइट। अच्छा, अब जिसके नहीं हुए हैं क्वेश्चन, जिनके भी डाउट्स रह गए हैं या जो क्वेश्चन अभी किए ही नहीं है, पैकेज खुले ही नहीं है क्वेश्चन के लिए, तो उनके जरा पैकेज खुल जाएं, क्वेश्चन हो जाएं, राइट। और उसी के साथ साथ ऐसे ही मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन के पिक क्लास से पहले पोस्ट कर देना ताकि हम क्लास में वो डिस्कस करें। समझ आ गया सबको पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। So now let's deduct it from our package. Yes, Sanya, right। कौन कौन से जो अभी मैंने कराए थे वो वाले क्वेश्चन है आपके पैकेज में, राइट। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो लास्ट में मैंने पेजेस डिस्कस किए हैं, नहीं है ना वो, मुझे लग ही रहा था वो आपके पैकेज में है नहीं क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि वो नो फ्रॉम माय ट्यूटर, यस, राइट। तो लेवल 3 पैकेज में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लेवल 3 जेनेटिक्स के लिए, हर चैप्टर के लिए करने की जरूरत नहीं है बेटा, राइट। लेवल 3 जेनेटिक्स के लिए आपको करना है, ठीक है, जेनेटिक्स के लिए करना है, तो वो क्वेश्चंस वहां से करो, राइट। पैकेज जो आपको डिलीवर हुए हैं उसमें नहीं हो, क्योंकि उसमें हटा दिया गया था, राइट, क्योंकि अभी एम्स का जब से पता चला कि एम्स दोबारा एम्स नहीं होने वाला है सेपरेट एग्जाम, अब तो क्या नीट का ही स्टेटस क्लियर नहीं है, क्या ही होने वाला है, राइट। तो उसी वजह से उस टाइम पे पैकेज से डिसीजन हुआ था कि हटा दिए गए थे, लेकिन आपको आई ट्यूटर के पैकेज इसीलिए प्रोवाइड किए गए थे पहले, राइट, ताकि आप इन सब चीजों से भी अपडेटेड रहो। तो जब तक है उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। आई ट्यूटर का लिंक तो आपके पास साल के लिए है ही, तो आई ट्यूटर से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जो जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, राइट, उनको मार्क करो। आई सेड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो, वो सारे के सारे डिस्कस करो क्लास में, ठीक है, राइट। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी FT हैपनिंग टुडे। बच्चे शाम में ही होगा, रात में 9 से 10, 8 से 9 या 9 से 10, राइट, वो आ जाएगा आपके पास शेड्यूल, राइट, बट आज शाम में ही होगा, ठीक है, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट लिंक। बच्चा उसी टाइम आएगा आपका, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा 10 मिनट पहले आपके पास या आधे घंटे पहले आपके पास लिंक आएगा, क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड के लिए एक्टिव रहेगा, उतने 1 घंटे के लिए एक्टिव रहेगा, उतने टाइम के लिए आपको दिया जाएगा कि आपको करना है उसके टेस्ट, ठीक है, राइट। वो आई ट्यूटर पे नहीं होने वाला है, राइट। यस अभिषेक, किस पे बेटा, क्या लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म? अच्छा, उसी के साथ साथ बच्चे अनदर थिंग, आपका जो अब FT है वो कब है, नेक्स्ट FT कब है? ग्रुप पर नहीं, हाँ टेलीग्राम की ग्रुप पे, लिंक आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे ही आएगा, जैसे पहले नहीं आया था प्रैक्टिस टेस्ट, 17 को है, राइट। ओके, 13 जुलाई। FT कौन सा है अभी? पहले जो FT होने वाला है वो 13 को है या 17 को है? 13 को है, एंड उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर आ रहा है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, पहले 4 उसमें आ रहे होंगे शायद। FT6 ऑन 13 जुलाई। ओके, 13 जुलाई मींस दिस वीक एंड द कमिंग वीक। ओके, सो वी हैव ओनली 2 क्लासेस बिफोर दैट, 2 or 3 क्लासेस। ओके गाइस, अप टू प्रोकैरियोट्स या अप टू प्रोकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स से क्या आ रहा है उसमें? DNA रेप्लिकेशन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन आ रहा होगा अप टू प्रोकैरियोट्स, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि आपका इस चैप्टर का exactly। चलो मैं देख लूंगी, कोई नहीं, उसको अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। और क्वेश्चंस भी है सानिया टेलीग्राम पे, मुझे इतनी दिक्कत है। हाँ सॉरी, और क्वेश्चन भी बहुत ही सारे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। सर आनंद डाले क्वेश्चन, ठीक है,
राइट, अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, एक बार टॉपिक स्टार्ट कर लूँ। टिल डीएनए पैकेजिंग, अच्छा टिल डीएनए पैकेजिंग, चलो फिर क्वेश्चन कर ले तो हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ सी, फिर से एक बार टेलीग्राम खोलो, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, 4:15 तक खत्म करते हैं क्वेश्चन, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, नाउ फटाफट से आंसर बताते जाओ। 53rd क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व द क्रॉसिंग, हाँ जी, इन्वॉल्व द क्रॉसिंग F1 hybrid with double recessive genotype between the two genotype with dominant trait, two genotype with recessive between F1 hybrid। क्या आंसर होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन। डबल रेसेसिव कहने का मतलब क्या है बच्चे? डबल रेसेसिव कहने का सिंपल मीनिंग दैट वी आर टेकिंग अप, राइट, हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं? दो जीन लेके चल रहे हैं, दोनों जीन में पर रेसेसिव स्टेट में, राइट, आई एम टेकिंग द टू जीन्स एंड बोथ द जीन्स आर द रेसेसिव स्टेट, मींस आप कौन सा क्रॉस लेके चल रहे हो इसके अंदर? डाई हाइब्रिड वाला लेके चल रहे हो। यू हैव जस्ट टेकन अप द कंप्लीट डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड यू आर डूइंग दैट, ठीक है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट। अच्छा नेक्स्ट वन, हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दो फटाफट से। 136 अभी पढ़ा है हमने टॉपिक, जल्दी से, क्विकली गाइस। क्या आंसर होगा इसका? थर्ड, ओके जोया, right, one of the parent of cross has a mutation in its mitochondria, and that parent is taken as a male during segregation of F2 progeny. That mutation is found in, right, किसमें मिलेगा वो म्यूटेशन? मुझे फटाफट से आंसर इज second option, none of the progeny, not third beta, second option, right, answer is going to be the second option। why answer is going to be the second option? yes, who will tell me? क्योंकि क्वेश्चन रजुल बेटा टेलीग्राम ऐप पे ही है, टेलीग्राम पे ग्रुप पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ, राइट। यस, मेल इज टेकन, मेल लिया है तो इसका मतलब आगे जाएगा ही नहीं ना म्यूटेशन, राइट, तो म्यूटेशन तो किसी भी प्रोजेनी में नहीं मिलेगा। यस होया, राइट, तो मेल में कैसे मिल जाएगा ऑल ऑफ दी? अगर मेल में आपने माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन कंसिडर किया है तो सिर्फ और सिर्फ वो किसमें जाएगा? आगे किसी प्रोजेनी में नहीं जाएगा, हाइड हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो किसका जाता है? फीमेल का जाता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? फाइन, अंडरस्टूड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट नंबर लिखो क्वेश्चन की, कौन सा नंबर है बेटा? 103 104 ग्रुप में, ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन देखिए, सबने खुल गए हैं सबके क्वेश्चन टेलीग्राम पे, तो 2 ही बच्चे ऑनलाइन है टेलीग्राम, ओके गाइस, राइट। नाउ 103 का आंसर बताओ फटाफट से। 103rd क्वेश्चन, यस, रजुलन जोया ऑनलाइन है, बस बाकी के सब। Now, if Mendel has studied the 7 traits using plant with the 12 chromosome instead of 14, in what way would his interpretation have been different? Right, interpretation कैसे उनकी डिफर करेगी? राइट, बेसिकली क्या होगा? अगर 12 क्रोमोसोम ले लिए 14 की जगह, तो सारे के सारे जीन कहाँ एलोकेट हो गए? जितने भी होंगे, राइट, वो 12 पे एलोकेट होंगे, राइट। और अगर वो 12 पे एलोकेट हो जाएंगे जीन, तो मुझे ये बता दो, क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जो अभी तक 4 क्रोमोसोम पे जीन्स थे, क्या वो शिफ्ट हो जाएंगे 3 क्रोमोसोम पे? इट कैन बी पॉसिबल ना। और अगर वो 3 क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम हो जाएगा और लिंकेज के चांस बढ़ जाएंगे? तो मे बी अ केस कि मेंडल किसको स्टडी कर लेते, लिंकेज को स्टडी कर लेते, और मे बी केस वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी ना कर पाते, ठीक है ना, हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो उसके बेसिस पे आ गया हमारे पास कि मे बी, राइट, ही वुडंट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। नाउ 104 क्वेश्चन पे फटाफट से, कलर ब्लाइंडनेस, यस गाइस, राइट, वुमेन विद 2 जीन्स फॉर हीमोफीलिया, ये मैंने शायद क्लास में कराया था आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम। With 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness, on one of its X chromosome marries a normal man. Right, hemophilia के 2 जीन है, color blindness का 1 जीन है, सॉरी हाँ, color blindness का 1 जीन है, राइट, और मैरीज अ नॉर्मल मैन, मैन को कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? फटाफट से रिजल्ट बताओ। अगर इसके पास दो हमारे पास हीमोफीलिया के जीन है, एक्स है, तो इसका मतलब मेल के पास तो हीमोफीलिया है ही है, और एक मेल होगा जिसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस होगा, एक मेल होगा जिसमें सिर्फ हीमोफीलिया होगा, मैं राइट ना? राइट, क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या चाहिए? XH और XH, एक अकेला और एक XHC, राइट। तो हमने कहा 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन एंड 50% हीमोफिलिक सन। क्लियर आना? क्लियर हुआ डाउट बचा? राइट, तो उस कंडीशन, और डॉटर को तो होगा नहीं, राइट, क्योंकि फादर को कुछ है नहीं, तो डॉटर तो दोनों केस में कैरियर है, राइट। राना एक बार लिखना बच्चे, क्योंकि आज क्लास में ना मुझे वॉइस क्लियर हो नहीं रही आप लोग,
अगर आप बोलोगे तो उससे बेटर है कि उसको एक बार चार्ट पे लिख दो, जो भी डाउट आपको पूछना, राइट। तो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। तो हमने ले लिया यहाँ पर XHC और एक XH, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन, राइट। नाउ 20th क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट पिक्चर 20th क्वेश्चन, which of the following statement is not true of the genes that show 50% recombination frequency? हाँ जी फटाफट से, राइट। नॉट ट्रू ऑफ द जीन्स विच शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। देखो पहला ऑप्शन तो कहते हैं जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, राइट। तो जीन्स आर टाइटली लिंक्ड तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट, क्योंकि जीन्स अगर टाइटली लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 0%। फिर हमने कहा जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। नॉट ट्रू ऑफ द टू जीन्स दैट आर this one, okay, if the genes are present on the same chromosome they undergo more than one crossover in every meiosis, right, genes may be on different chromosome। ये हमसे पूछ रहा है नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है जिसके पास 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास टाइटली लिंक्ड वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, राइट। टाइटली लिंक्ड वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। और उसी के साथ साथ इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे मे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर, हो सकता है एक से ज्यादा क्रॉसओवर करें, एक से ज्यादा क्रॉसओवर कर सकते हैं बेटा इन एवरी मियोसिस। क्यों कर सकते हैं, हु विल एक्सप्लेन मी। एक से ज्यादा क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। हमने एक केस किया था सिंगल क्रॉसओवर का, डबल क्रॉसओवर जब सिंगल किया था तो AB के बीच में कराया था, डबल BC के नेक्स्ट सिंगल BC के बीच में कराया था और डबल ABC के बीच में कराया था। तो क्रॉसओवर हुआ था ना, सिंगल में भी एक बार हो गया और डबल में एक बार हो गया, तो एक से ज्यादा बार तो क्रॉसओवर हो ही सकता है उसका। समझ आया पॉइंट, क्लियर। तो लेकिन टाइटली लिंक्ड वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, फाइन। यस राना, इसमें XH को एक जीन ले रहा है हीमोफीलिया, यस। अब समझ आ गया ना राना, XH आपने एक ले लिया और एक ही X पे आपने H और C दोनों को लेबल कर, ठीक है, उस तरीके से लिखना है। क्लियर है यहाँ तक, फाइन। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट वन भी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू अ कपल तो आई होप क्लियर हो गया होगा, 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, राइट। तो 1/16। Now question number 150, right, question number 150 guys, a human male is heterozygous for autosomal gene A and B, right। question में दे रखा है human male is heterozygous, right, for A and B and hemizygous for hemophilic gene, right। अब फटाफट से इसका जीनोटाइप लिख के बताओ जल्दी से, right, फटाफट से इसका जीनोटाइप लिख के बताओ क्वेश्चन का। heterozygous for autosomal gene A and B and hemizygous for hemophilic gene H। क्या होगा मेरे पास का जीनोटाइप, कैसे मैं सिग्निफाई करूंगी इसको। यस, वेरी गुड, राइट। तो कैपिटल A, कैपिटल स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, XH, बिल्कुल ठीक है। H को भी बेटा अंकुर वैसे ही लिखोगे, X पे हेमीजाइगस बोल रहे हैं ना हीमोफिलिक के लिए, तो XH पे आएगा, राइट। अब प्रोपोर्शन ऑफ द स्पर्म, तो अगर मैं कहूँ मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल a आने के प्रोपोर्शन 1/2, स्मॉल b आने के प्रोपोर्शन 1/2, XH आने के प्रोपोर्शन भी 1/2, तो 1/2 into 1/2 into 1/2 आंसर कितना हो गया, 1/8, सिंपल, राइट। तो 1/2 into 1/2 into 1/2 इक्वल्स टू 1/8 आ जाएगा आंसर। आना क्लियर है बेटा, राइट। प्रोपोर्शन ऑफ द स्पर्म विल बी ABH, मुझे निकालना है, क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, राइट। नेक्स्ट 118, राइट। हाँ जी गाइस, क्या इसे एक फॉर्मूला बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सिलेबस में आपके है नहीं। क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो, इंटरफेरेंस जरा का 30%। अच्छा, आर इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। Interference and coincidence directly related or inversely related to each other? They are going to be inversely related होते हैं बिल्कुल। I plus C equals to 1, तो I की वैल्यू 0.3 ले लो, I plus C equals to 1 कर दो, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 0.7, फाइन, राइट। नेक्स्ट उसी के बाद 117, ओके 117 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। A fruit fly is hemizygous for sex linked gene। कौन सी फ्रूट फ्लाई है, मेल है फीमेल है, राइट। हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन, राइट। मेल हो गया ना, हेमीजाइगस जहां वर्ड पढ़ लिया वहां पर समझ जाना कि वो मेल की बात कर रहा है, राइट। अब उसने कहा सेक्स लिंक्ड जीन, तो एक ले लो XHY, राइट, विद नॉर्मल फीमेल फीमेल फ्रूट फ्लाई, तो XX नॉर्मल को ले लो। द मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम विल एंटर द एग इन द प्रोपोर्शन। हाँ जी, क्या आंसर होगा ये, राइट। अब इसके अंदर बताओ यहाँ पर मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम, मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम का मतलब XH और Y, इनके जाने के चांस कितने हो गए, XH के जाने के चांस 1/2, Y के जाने के चांस 1/2, आंसर 1:1, राइट। दोनों के 1/2 चांस हो गए ना, तो सिंपली आई से 1:1 मेरे पास आंसर। तो क्या बचा, कंप्लीटेड हो गए क्वेश्चन सबके पूरे, करेक्ट।
राइट। ओके गाइस, और कुछ इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन योर डाउट? फाइन। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर ले हम। ओके, जेनेटिक्स के क्वेश्चन आज तो प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। राइट। अच्छा, अब जिसने ध्यान से क्लास में सुने होंगे क्वेश्चन करने के बाद भी एक बार प्रैक्टिस की होगी तो क्वेश्चन अच्छे से हो गए होंगे आपके सबके। राइट। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, मुझे ना रिप्लाई मिलता रहे क्लास में, जैसे मैंने पहले भी कहा था। राइट, बिकॉज उसकी वजह से मुझे ये समझ आता है कि सो रहे हो या जाग रहे हो। अब मैं सामने से तो देख नहीं सकती किसको झपकी आ रही है। राइट, और कौन है जिसमें बेसिकली अभी भी क्वेश्चंस करें या नहीं करें, तो बेटर मुझे आपका रिस्पॉन्स से पता चल जाए कि क्या चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एक पॉइंट पूछना था। जो ये क्लासेस होती हैं आप लोगों की, इन क्लासेस में हाउ मेनी ऑफ यू रिमेन ऑन योर सीट ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द एंटायर क्लास? एंटायर क्लास के लिए एकदम वहीं पर एग्जैक्टली एकदम टिके रहते हो कि भैया क्लास चल रही है सीरियसली? अच्छा, ठीक है ठीक है। और मोबाइल कितनों के नहीं चलते टेलीग्राम को छोड़ के? मोबाइल भी नहीं चलते, व्हाट्सएप तो नहीं होता? ओके, वाटर फाइन, ओके चलो। राइट, ओके। और टेस्ट सीरियसली कौन कौन देता है? अच्छा, टेस्ट में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि टेस्ट के टाइम पे एफटी चल रहा है? मैं बताती हूँ अभी, एक मैंने आपसे पता नहीं ये पॉइंट डिस्कस किया है नहीं किया। राइट, कि जब एफटी चल रहा होता है तो उसमें फोटो की शेयरिंग हो रही है, चैट की शेयरिंग हो रही है कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, साथ मिल बांट के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? क्योंकि फोन के थ्रू तो खैर सभी कनेक्टेड है अभी। राइट, और एक नया आपको भी बताती हूँ 11th वालों ने क्या किया है। खैर 12th वाले तो मुझे लगता था कि 12th वाले ऐसे करेंगे, लेकिन 11th के एक बैच में, मेरे बैच में नहीं लेकिन 11th के एक बैच में क्या हुआ, टेस्ट चल रहा है एफटी का, एंड व्हाट स्टूडेंट्स डिड, दे स्टार्टेड अ जूम मीटिंग। जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है, उसी टाइम पे शेयर स्क्रीन करके एक बच्चा टेस्ट कर रहा है एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर आंसरिंग। राइट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल आर डूइंग इट कॉन्ट्रीब्यूटिवली, हर एक कोई काम कर रहा है वहां पर। राइट, और मिल बांट के अच्छे से पेपर किया जा रहा है। एंड यू विल अमेज टू नोट गाइस कि इस टेस्ट में उन सभी बच्चों के 5 वो स्टूडेंट्स हैं और पांचों स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं और पांचों सेम रैंक पे हैं, क्योंकि एकदम साथ में बैठ के पेपर किया गया। राइट, तब वो बेसिकली पता चला कि कैसे हुआ, तो उसके बाद उनसे लिखवाई गई बात तो पता चला कि जूम मीटिंग के थ्रू पेपर हुआ। राइट, तो ऐसे आइडिया जरा दिमाग में आए तो उनको थोड़ा साइड रखना। राइट, हाँ बिल्कुल, मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना? राइट, तो मुझे एकदम जब भी अपडेट्स मुझे मिलते हैं फ्रंट ऑफिस के थ्रू तो मुझे पता चल जाएगा बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, तो बहुत ही मतलब एकदम दिमाग हर जगह चल रहे हैं। यस, सो इनोसेंट देख सकते। यस आन्या, वी लेट देम एक्चुअली। उससे क्या हुआ था, हम लोगों ने जब वो कर रहे थे ना एग्जाम, तो उसके बेसिस पे वी हैव सम बैकअप टीम भी होती है, आपको नहीं पता होता लेकिन आपका पता चल रहा होता है कि बैकअप टीम में आपको पता चल जाता है हमें कि क्या क्या आप कर रहे हो, किस टाइम पे आपका क्या हो रहा है, तो कुछ सेटिंग्स हैं उसके अंदर। राइट, तो वी गेट टू नो अबाउट इट। राइट, जस्ट एग्जैक्टली कुशाल, दे आर जस्ट ड्यूरिंग देयर करियर। राइट, तो इसीलिए ऐसे फ्यूचर डॉक्टर नहीं बनना है, तो एकदम मस्त करना है। राइट चेतन, दैट्स अ बिग प्रोसेस। राइट, तो वी हैव सम पीपल वर्किंग एज अ बैकअप टीम ओवर देयर, जो आपके टेस्ट को थोड़ा बहुत कुछ कुछ एनालाइज कर लेते हैं। ज़्यादा हम नहीं कर पाते, स्कैन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट, और उसी के लिए आपके एफटी स्टार्ट किए गए हैं थर्सडे वाले। राइट, जिससे हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिलेगी उस बारे में। राइट, ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। Right, very interesting chapter, molecular basis of inheritance. Sex limited trait, Anushka, are the one which are limited to the one sex only. The genes are present on both the sexes, but expression there in the one sex only. एक ही sex में expression है, उसे आप sex limited trait कहते हैं, ठीक है? Right, okay guys. Now moving to the molecular basis of inheritance. अब अभी तक हमने बच्चे genetics के अंदर principle of inheritance में हमने genes के बारे में पढ़ा. How genes are expressing, we talked about that. हमने उसके बारे में पढ़ा. लेकिन अब मैं थोड़ा इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि कैपिटल टी टॉल देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल देता है, या फिर मेरे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए ये एंजाइम नहीं बन रहा क्योंकि ये जीन रिसेसिव स्टेट में, ये चीजें अभी तक हम लोग। नाउ लेट्स मूव टू अ कंक्लूजन। हमने कहा कि ये सब आप जो पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या हाइपोथेसिस है पीछे जिसको लेके आप कर रहे हो।
तो मुझे ये समझ आया था कि भाई जो जीन डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है। तो वही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि हाउ दिस जीन इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन। आप क्यों कह रहे हो कि किसी इंडिविजुअल में कैपिटल P या कैपिटल P स्मॉल p होगा, तो इट इज गोइंग टू गिव अप वन पर्टिकुलर यूनिट एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज मिल जाएगा आपको। वहीं पर आपने कहा कि अगर आपके पास स्मॉल p है तो आपको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं मिलेगा, राइट। तो हाउ यू कम टू नो कि वर्क हो कैसे रहे पीछे, राइट। तो उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया कि हमने कहा अब हमें ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे सब ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। अब हमें जीन से भी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा कि जीन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रोटीन बन पाए। तब उस बैक थ्योरी को समझते हुए मुझे ये पता चला कि भाई हम ये जानते हैं, उस टाइम हम नहीं जानते थे, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे हमें पता चला ये सब कुछ, कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट वी नो, राइट। डीएनए जेनेटिक मटेरियल और डीएनए के ऊपर ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जीन का नाम देते हो, ठीक है। और अब मैंने कहा डीएनए पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया कि डीएनए पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने जीन कहा, जीन ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनता है, एमआरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनता है, ये सब हमने पता किया। इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है कि जीन है क्या, डीएनए क्या है सबसे पहले, फिर डीएनए पे वो इन्फॉर्मेशन जीन क्या होती है, फिर वो कैसे ट्रांसक्राइब होती है, फिर वो ट्रांसलेट कैसे होती है, वो प्रोटीन कैसे बना, प्रोटीन बनने के बाद मुझे कैसे लगा कि एक्सप्रेशन हो गया और ये एक्सप्रेशन नहीं। तो एक्चुअली उसका पूरा सब ग्राउंड लेवल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग गाइस, थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, न्यूमेरिक पार्ट कम हो जाएंगे इसके अंदर, राइट। और उसी के साथ साथ समझने का कंसेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा है इसका, राइट। और दिस इज द वन चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स द टू चैप्टर जो आपका, आप बायो में कहीं भी चले जाओ, राइट, इन एनी ऑफ द फील्ड वेदर यू गो, इधर इन द एमबीबीएस और इन एनी ऑफ द फील्ड, these two chapters remain your background theory for every studies you will do in biology, right। तो इसलिए बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करें, राइट। तो अब सबसे पहले मुझे ये पता करना था कि भाई डीएनए क्या है, राइट। तो फर्स्टली आई हैव टू स्टडी अबाउट द डीएनए, फिर डीएनए के बाद मैं पढ़ूंगी कि डीएनए कैसे सेल के अंदर पैकेज होकर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जीन कैसे होते हैं, राइट। फिर मैं आऊंगी कि मुझे कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एंड देन आई विल मूव टू द सेंट्रल डोमेन कि डीएनए का प्रोसेस फंक्शन पूरा होता है। तो ये सब एज आई नो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं इसकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ाऊंगी, आई होप ज़ूलॉजी में आपको याद हो ये सब चीजें, राइट गाइस। जो मैं पढ़ चुकी हूँ ना ये सब 11th में, राइट। तो बस इसी सब चीजों को थोड़ा सा मैं स्टार्टअप करके यहाँ से शुरू करूंगी, राइट। और थोड़ा थोड़ा डील करती चली जाऊंगी उसके साथ, एंड आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब मैंने कहा डीएनए को अगर मैं पढ़ूँ तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर मैं देखती हूँ तो आई से स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आप डिफाइन करते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, इट्स अ पॉलीमरिक यूनिट, अ पॉलीमर चेन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, right, and considered as a major genetic material of cell in all the living organism। living organism majorly मैंने आगे इसमें लिख दिया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं एकाध एकाध, लेकिन वो भी बहुत रेयर हैं, मेनली वायरसेस हैं, वायरसेस को लिविंग में नहीं डालते, इसीलिए मैंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दिया। तो क्वेश्चन करते टाइम थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना, राइट। अब अगर मैं डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ती हूँ बेटा, तो मैं जानती हूँ डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एग्रीगेट करते हैं और मिल के पूरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो पॉलीमराइज होके एक स्ट्रैंड डीएनए का बनाता है, राइट। तो सिंपली आई फाइल से डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो आई नो one strand is 5 prime to 3 prime, another strand is 3 prime to 5 prime। if I open up a single chain, I have number of deoxyribonucleotides which are going to join together। So if I say deoxyribonucleotide, it is being comprising of the two parts, one is a deoxyribonucleoside and another is a phosphate group। Deoxyribonucleoside is having deoxyribose sugar and nitrogenous base, nitrogenous base is having purine and pyrimidine, and purine is having adenine guanine, pyrimidine is having cytosine thymine, uracil is also there but as a part of the DNA it's not being present, that's why I haven't included in this। Understood everyone, right। अब हमने कहा इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर एक एक करके इनका डील करते हैं, ये सब चीजें अच्छे से याद रखनी है। और इस बार अब 11th में जिसको भी एक टॉपिक क्लियर नहीं था डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, राइट। तो अब हमने कहा यूरेसिल एंड आरएनए, राइट अशोक, राइट। डीऑक्सीराइबोस शुगर पे आते हैं, दैट्स फर्स्ट कंपोनेंट। If I talk about the ribose sugar, I'll say a pentose sugar we have used। In this pentose sugar हमने पूरा C5 5 कार्बन का शुगर लिया,
जिसको मैंने सेकेंड पोजीशन पे डीऑक्सीजनेट कर दिया। डीऑक्सीजनेट एज आई रिमूव्ड O फ्रॉम दी OH ग्रुप, जो OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे लगा उसमें से ऑक्सीजन को हटाया है। तो आई से इन द फर्स्ट वन राइट OH मैंने लगाया, सेकेंड पे मैंने HH कर दिया, थर्ड पे मेरे पास HOH है, फोर्थ पे मेरे पास H एंड फिफ्थ मेरे पास CH2OH प्रेजेंट है। राइट, तो आई जस्ट नेम इट एज 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज शुगर। नेमिंग बहुत अच्छे से क्लियर रखना बेटा। प्राइम ऑलवेज डेजिग्नेट अ पोजीशन ऑफ द कार्बन। राइट, सो दिस इज सेकंड कार्बन से आपने ऑक्सीजन को हटाया है, इसलिए 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज शुगर। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ लगाया वो नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस द प्लेनर यूनिट, एरोमेटिक है बिकॉज रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक है बिकॉज पूरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट यूनिट्स कार्बन एंड नाइट्रोजन के प्रेजेंट हैं, जिसको आप पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप स्टडी करते हो एज प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। अब अगर मैं प्यूरीन और पिरिमिडीन पढ़ती हूँ तो प्यूरीन में पढ़ती हूँ बच्चा एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग्स है इसके पास, एक प्रॉपर बेंजीन रिंग है 6 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग उसके साथ अटैच्ड है। तो अब ये मेरे पास प्यूरीन का स्ट्रक्चर, एक एक कार्बन की नंबरिंग, एक एक पॉइंट यहाँ से अच्छे से याद रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। Right, I say the numbering says यहाँ से मैंने in this manner I started one as a 6 member ring, another as a 5 member ring, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and having a conjugated double bonds which are present in the system, right, where the nitrogen is localized at first, third, seventh and ninth position. Right, इन 4 पोजीशन में मैंने नाइट्रोजन को लोकलाइज किया है। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द प्यूरीन। इसी फ्रेमवर्क पे मैं ग्रुप्स का एडिशन करके आई फॉर्म द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द प्यूरीन्स, वन इज द एडेनाइन एंड अनदर इज द guanine. On the 6th position if I add NH2 group, I say 6 amino purine and I name this unit as adenine. Remember the chemical name बेटा, क्योंकि अभी मैं हाइड्रोजन पेयरिंग इसी के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ। राइट, 6 amino purine। अगर मैंने ग्वानीन कहा तो ग्वानीन इज 2 अमीनो, सेकेंड पे आपने डबल बॉन्ड O लगा दिया तो अंदर वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा, 6 पे आपने ऑक्सी लगा दिया, वापस 2 पे आपने NH2 लगा दिया, 6 पे आपने डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। राइट, प्यूरीन मींस द कंप्लीट बैकबोन इज देयर, इस पे आपने ये ग्रुप को ऐड किया है। अब अगर टॉटोमेरिज्म याद हो तो टॉटोमेरिज्म इन्हीं पोजीशनिंग में चेंज की वजह से होता है। राइट, आप अमीनो को इमीनो में चेंज कर देते हो, राइट, तभी आपका ये चेंज आपको टॉटोमेरिज्म में दिखता है। ठीक है, राइट। अब अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं बच्चे, तो पिरिमिडीन मेरे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 6 मेम्ब्रेन के एक ही नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। Right, where the numbering start at the base 1 2 3 4 5 and 6, where 1 and 3 nitrogen is present. फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसमें से डीएनए के पास 2 चीजें साइटोसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन इज कॉल्ड, सेकंड पे ऑक्सी लगाओ, बहुत ध्यान से। ग्वानीन और साइटोसिन में बच्चे बड़ी गलती करते हैं। ग्वानीन इज 2 अमीनो 6 ऑक्सी, राइट, साइटोसिन इज 2 ऑक्सी 4 अमीनो, राइट, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। तो 2 पे ऑक्सी लगाया, फोर्थ पे अमीनो लगाया, तो 2 ऑक्सी 4 अमीनो pyrimidine. And thymine is 5 methyl. Why thymine is more stable? Because having the methylation at the 5th carbon, that's why it says that having the 5 methyl 2 oxy 4 oxy pyrimidine, or you can simply write it as 5 methyl 2 4 dioxy pyrimidine. You can write it that also, no worries in that, right? तो 2 ऑक्सी 4 ऑक्सी pyrimidine, और इसी के साथ मैंने यूरेसिल का लिख दिया है, जो डीएनए का पार्ट नहीं है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि यहाँ सबका मेंशन हो रहा था, तो यूरेसिल का भी पूरा प्रॉपर नाम लिख दिया, that is 2 4 dioxy pyrimidine. That's why remember guys, you always say that thymine is 5 methyl uracil. Remember thymine is 5 methyl uracil. राइट, अब हमने एक कंसेप्ट याद हो तो नाइट्रस एसिड आपको पढ़ाया था, जैसे डीएमिनेटिंग एजेंट, जहां मैंने आपको कहा था बेटा डीएमिनेटिंग एजेंट का इफेक्ट आपको एडेनाइन पे मिलेगा, आपको ग्वानीन पे मिलेगा, आपको साइटोसिन पे मिलेगा, लेकिन वो इफेक्ट आपको थाइमीन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि थाइमीन के पास अमीनो ग्रुप है ही नहीं। That is why you are not able to visualize the effect on thymine. आप थाइमीन पे इफेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर सकते। Clear everyone? कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? राइट, तो अब हमने कहा हमारे पास ये 2 कंपोनेंट हो गए, राइट, जिसने मिल के न्यूक्लियोसाइड बनाना है। अब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड पे ऐड होने के लिए फॉस्फोरिक एसिड आता है,
और फॉस्फोरिक एसिड एक सबस्ट्रेट है जिसके थ्रू फॉस्फेट ऐड होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सबस्ट्रेट यूज फॉर फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड, बट व्हाट इज द ग्रुप अटैच्ड टू न्यूक्लियोसाइड, इट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। गलती मत करना। सबस्ट्रेट का मतलब जो रिएक्शन में आप एक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो वो आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करोगे, जो आप डालोगे, आप न्यूक्लियोसाइड के अंदर ऐड करोगे चीज, वो आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है ना, राइट। तो उसके बेसिस पे हम इसको बनाते हैं। अब हमने कहा सबसे पहले आ जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, फिर आते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। अब बॉन्डिंग और बॉन्ड के नाम बहुत अच्छे से किया करने हैं, राइट। आई से न्यूक्लियोसाइड, यस, एनीवन सेइंग एनीथिंग, राइट। अगर मैंने न्यूक्लियोसाइड को डिस्कस किया बेटा, तो मैंने कहा डीऑक्सी राइबोज शुगर से आपने नाइट्रोजनस बेस को कनेक्ट कर दिया। आपने डीऑक्सी राइबोज शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस को कनेक्ट किया, यस मोहित, यू आर सेइंग एनीथिंग, राइट। तब हमने क्या किया यहाँ पर, राइट, डीऑक्सी राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप को यूज किया, प्यूरीन और पिरिमिडीन के नाइट्रोजन यूनिट को यूज किया, एंड बेस्ड ऑन दैट आपने उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि नाइट्रोजन से लिंक कर रहा था उसको, विद रिमूवल ऑफ द वाटर यू सिंपली से दैट इट्स अ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एज यू वेरी वेल नो गाइस, दो टाइप के होते हैं, वन इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अदर इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में बनता है ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज कराने के लिए। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक नाइट्रोजन और एक मोनोसैकेराइड के बीच में बनता है। तो यहाँ पर आपने डीऑक्सीराइबोज शुगर एज अ मोनोसैकेराइड एंड अ नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनाया। That's why always remember to write N in the front in the caps, that is N glycosidic bond. अब जो मेरे पास प्यूरीन है, प्यूरीन के 9th पोजीशन पे, क्योंकि 1379 पे लगाया था, जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है उसके साथ आपने बॉन्ड बनाया, तो C1N9 बॉन्ड है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ चुका है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, राइट। जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्यूरीन से कनेक्ट करने के लिए बना है, इट इज C1N9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जो पिरिमिडीन से कनेक्ट करने के लिए बना है इस C1N1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जहां आपने फर्स्ट कार्बन ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर को फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ द पिरिमिडीन से ज्वाइन किया है, राइट। क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब यहाँ पर नेम ध्यान रखने हैं बेटा। जब आपने प्यूरीन को जोड़ दिया तो आपने जो न्यूक्लियोसाइड बनाए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इनके नेमिंग के थ्रू पहचानोगे कि क्वेश्चन न्यूक्लियोसाइड कह रहा है या न्यूक्लियोटाइड कह रहा है। जब आप INE पीछे लगाते हो, यू नेम इट एज न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड थाइमिडीन। थाइमिडीन सिंपल लिखो या डीऑक्सी थाइमिडीन लिखो, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि थाइमिन सिर्फ DNA में ही मिलता है। तो you can write it as simple thymidine also, you can write it as deoxythymidine also, that depends on you, right। ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने न्यूक्लियोसाइड बच्चे बना लिया, तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के बाद आपने न्यूक्लियोटाइड बनाया। न्यूक्लियोटाइड में आपने फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड को यूज किया, उनके बीच में फॉस्फोएस्टरिफिकेशन कराया by using the phosphoester bond and form the nucleotide. As you very well know guys, इस न्यूक्लियोसाइड में फर्स्ट कार्बन आप ऑक्यूपाई करा चुके हो ऑलरेडी पेयरिंग के थ्रू। सेकेंड कार्बन के पास ऐसा कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं है जो पेयर अप कर सके। थर्ड कार्बन के पास यस रिएक्टिव ग्रुप OH प्रेजेंट है विच विल अटैक लेटर ऑन, राइट। फोर्थ कार्बन वापस से H को कैरी कर रहा है जो अटैक नहीं कर सकता, बट फिफ्थ के पास OH ग्रुप फ्री है। तो आपने उसी का एडवांटेज लिया, आपने कहा जो फिफ्थ के पास OH है और जो फॉस्फोरिक एसिड के पास PO4 है, why not to form the bond between them? And if you are forming the bond between an acid and an alcohol, the bond is called ester bond. That's why you name this normally not as an only ester bond but a phosphoester bond. Don't mistaken over here to write as a phosphodiester bond guys. This is what I am repeating in every class, in every batch. हर बैच में मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ कि फॉस्फोडाइएस्टर नहीं लिखना, इट्स अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है आपका जो आप लिखोगे या मेंशन करोगे,
आपने जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लिया तो आपने कहा जो भाई ये CH2 है मेरे पास, CH2 के पास OH था तो उसका H लिबरेट कराया, इसका OH लिबरेट कराया, आपने यहाँ पर H2 को लिबरेट करा के बॉन्ड बना दिया. This nucleotide which is being formed, it is called deoxyribonucleotide. Correct everyone? Now remember guys, हम कहते हैं DNA is having the acidic nature, DNA is having the negative charge. Why so? Because of the presence of the phosphate group with the two negative charges, DNA is having the negative charge, and due to the acidic property of this group, it is acidic in nature. Complete everyone? याद रहेगी ये प्रॉपर्टी सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट बचा? Yes. यहाँ तक मैंने अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ था. I just make a recap of the topic. Right? Completed यहाँ तक? Yes or no? Right. अब नेमिंग बहुत ध्यान से. Right. जब आप नेमिंग करते हो deoxyribonucleotides की, तो यू से आप इसे लिखते हो DAMP, right? TGMP, TCMP, TTMP, right? M लगाया for the monophospate, right? इसको नाम दिया. अब देखो नाम कैसे लिखना है. इसको नाम दिया डीऑक्सी एडिनोसिन. फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि आप फॉस्फेट साथ में लिख रहे हो. तो देखो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड के नाम को कनेक्ट करके एक साथ लिखो, जिस वर्ड को एंड करो ATE से, क्योंकि फॉस्फेट का ATE पीछे लगा तब एंड करो. अदरवाइज नाम ऐसे लिखो कि अगर फॉस्फेट अलग लिखना है तो पहले न्यूक्लियोसाइड का नाम. तो चॉइस आपकी रहेगी आप नेमिंग कैसे करो, लेकिन गलती नहीं करो. आप इसको डीऑक्सी एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट नहीं लिखोगे, दो फॉस्फेट नहीं जुड़ेंगे. राइट? यू सिंपली राइट पहले न्यूक्लियोसाइड का नाम, दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइक्लिन मोनोफॉस्फेट. और उसी के साथ आपने दूसरा नाम क्या दे दिया? डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानाइलेट, थाइमिडाइलेट, साइकिडाइलेट. ATE जहाँ क्वेश्चन में लग गया मीन्स आप न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो. INE जहाँ लग गया मीन्स आप न्यूक्लियोसाइड बोल. अंडरस्टूड? सेल के अंदर DNMPs साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. इन सबको हम कहते हैं DNMP, राइट? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट. राइट एवरीवन? अब आपने कहा जो सेल में DNMP फ्रीली प्रेजेंट होते हैं वो इसीलिए क्योंकि DNMP इनएक्टिव होते हैं. आपको जब भी किसी पाथवे में, जब भी किसी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आपने यूज करना है तो आप DNMP को यूज नहीं करते, आप DNTP को यूज करते. राइट? व्हाट यू यूज? यू विल यूज DNTP. आप क्या करोगे? DNMP के अंदर आप H3PO4 को डालो. H3PO4 को जब आप डालोगे तो उस टाइम पे डालते हुए यू विल से दो फॉस्फेट और आएंगे. तो अब मैंने कहा CH2 के साथ फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट. तो CH2 और जो पहला फॉस्फेट आया था दैट इज अल्फा, फिर दूसरा बीटा, थर्ड वन इज गामा. जो अल्फा फॉस्फेट आया था हमेशा ये लेबलिंग ऐसे ही रहेगी, चेंज नहीं करना अपनी मर्जी से. जो अल्फा वाला है वो इनर वन है एंड अल्फा और CH2 कनेक्टेड है बाय द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. बीटा और गामा का कनेक्शन है बाय द फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड. इन बॉन्ड के थ्रू बीटा गामा कनेक्टेड है एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड. अब ये जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है जिससे आपने बीटा गामा को कनेक्ट कर रखा है और फिर आपने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर दिया. ये जो आपका DNTP आया है, राइट? DNTP इज द वन जो एक्टिव सबस्ट्रेट है और एनर्जी सोर्स भी. ये मैं एनर्जी सोर्स बाद में बताऊंगी आपको कैसे होता है, कैसे हम इससे ATP को प्रोड्यूस कराते हैं. दैट आई विल टीच यू इन लेटर ऑन क्लासेस, जब मैं रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी उस टाइम. बस अभी इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन से सेल साइटोप्लाज्म यूजुअली कैरी DNMPs. But at the time of the reactions, at the time of the process of replication, right, the substrate used is DNTP. Right, याद रहेगा पॉइंट बचा? deoxyribonucleoside triphosphate. राइट? तो DATP, DGTP, DCTP, DDTP, राइट, ये हमने सब मेंशन कर लिया एज अ सबस्ट्रेट फॉर एक्टिविटी ऑफ DNA polymerase enzyme. फाइन? राइट? अब हमने कहा जब हमने ये स्ट्रक्चर इतना बना लिया, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड रेडी हो चुका है. नाउ द टास्क इज, हमारे पास अब जो टास्क बचा है वो ये टास्क है कि हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करना है. मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है बच्चों. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है तो मैं वो चेन कैसे बनाऊं? राइट नाउ सी एवरीवन,
हमने कहा यहाँ पर जब मैंने एक यहाँ पर पूरा डीएनटीपी लिया, डीएनएमपी लिया सॉरी, और दूसरा डीएनएमपी लिया, तो फर्स्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सेकंड रिएक्टिव है नहीं, फोर्थ रिएक्टिव है नहीं, फिफ्थ आपने फॉस्फेट से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड करा दी। तो अब आपके पास बचा थर्ड। ये चीज सब पिन पॉइंट की तरह दिमाग में रखेंगे हमेशा। जब भी आपको एक नया न्यूक्लियोटाइड चेन में ऐड करना है, हमेशा उस एडिशन के टाइम पे 3' OH always during that addition 3' OH will pose the nucleophilic attack. 3' OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है 5' फॉस्फेट ऑफ another deoxyribonucleotide, ठीक है, and then there is the formation of phosphodiester bond. Means the direction of polymerization is always 5' to 3' polymerization with no change in that. Direction of polymerization, once again I repeat, is always 5' to 3' polymerization में आप करोगे, 5' to 3' डायरेक्शन में करोगे by forming 3' to 5' phosphodiester bond. एक पॉइंट अच्छे से, पॉलीमराइजेशन 5 to 3 में हुआ, लेकिन बॉन्ड जो बनेगा वो 3' to 5' बनेगा, क्योंकि थर्ड 3 OH फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, राइट। ऑन दैट ग्राउंड वी विल नेम बॉन्ड एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नॉट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एम आई क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ आया? तो एक स्ट्रैंड कौन सा हो गया 5 to 3 और दूसरा स्ट्रैंड कौन सा हो गया हमारे पास 3 to 5, राइट। अब ये दोनों स्ट्रैंड कैसे बनते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका, that I'll teach you in the coming class. Yes guys, everyone completed? Understood? किसी को कोई doubt? Yes. Done है? कोई doubt किसी को? Anyone having any specific doubt in any of the point, any of the question? Yes, I'll send the chapter notes. This chapter notes I'll send. No? Fine. Okay guys. Right. रजल मैं notes भेज रही हूँ बेटा अभी. Right. तो complete है यहाँ तक point अच्छे से. Revise till here guys. Next class we will complete with the packaging part तक हम खत्म कर देंगे आपका मंडे वाली क्लास में, राइट। पहले वो खत्म करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो वापस टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट हो जाने चाहिए, जो जो डाउट्स थे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों कर दो जेनेटिक्स के लिए, राइट, एंड देन कम अप विद द होल पॉइंट फॉर द क्लास। डन एवरीवन? राइट, okay guys, so we'll meet you in the coming class. Bye bye, take care, enjoy, study very well, right।